हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आ गए? जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। प्रिंसी आ गई है, कावेरी आ गई है, दीक्षा, प्रिंसी आ गई है, दीक्षा आ गई है, कावेरी आ गई है, कोमल, प्रिंस भी आ गए हैं। बेटे बाकी बच्चे भी जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। एक बार बताएंगे कि सर हम लोग आ चुके हैं। आइए जी, हम लोग शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास। एकदम मस्त है जी प्रिंस, आप सुनाओ। सर्दी का मौसम तो वैसे ही बढ़िया रहता है ना? गर्मी में बड़ी टेंशन रहती है, लेकिन एक दिक्कत है बच्चों की, सुबह उठते हुए ना इतने नखरे इतने नखरे। ना सर, सुबह नहीं उठा जाता। रात को देर से सोने वाले सुबह जल्दी नहीं उठते। आइए जरा। गुड मॉर्निंग जी पार्थ, दीक्षा, बढ़िया है। ओके। अच्छा वो पहले ना हम लोग क्या करेंगे, वो डाउट वगैरह थे आपके, है ना? एक जो मई 2010 का मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है असाइनमेंट के अंदर, बुक के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं भी एकदम बढ़िया बेटा दीक्षा। क्या करना है सब बच्चों को, वो वाला क्वेश्चन इग्नोर कर देना है। कौन सा? जो हम लोग बात कर रहे थे ना कल, मई 2010 का क्वेश्चन में 30 या समथिंग है, अभी बताऊंगा। वो मिसप्रिंट है बेटा, ठीक है ना? उसमें क्वेश्चंस में ही मिसप्रिंट है, सॉल्यूशन में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो पहला तो डाउट ये रहा आपका। ठीक है, आइए जरा मैं शुरू करता हूं पहले डाउट की क्लास। और डाउट से पहले एक बार छोटा सा रिकॉल हो जाए। मजा ही तब है जी जब रिकॉल हो जाए। बेटे हम लोग अपने चैप्टर में किस जगह पर हैं? आइए जरा, हम कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये कर चुके हैं। कौन से वाला जी, कौन से वाला? ये वाला। डन लिखो बेटा, डन 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 डन। ठीक है, दूसरी बात, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये भी हम कर चुके हैं। यहां पर हमने डेफिशिएंसी अकाउंट का भी काम कर लिया जी, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने वाली बात भी कर ली जी। इवन इसमें पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी मैंने आपको असाइनमेंट में मिक्स कर रखे हैं, और आपको मैंने दे दिया था असाइनमेंट के अंदर आपने देख ही लिया होगा कि पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी सारे कवर है। क्वेश्चन नंबर 30 उनमें 30 या 33 जो रह रहा था हमारा, वो भी उनमें से एक है। बस वहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पास के एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग करोगे, वहां से देख लेना, फिर ना आए तो मुझे बता देना। आइए, आज ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है जी। बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज, क्या बेटा? बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। जो थर्ड पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो है जी बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज, ये वाला। अभी हमारा ये पार्ट बचा हुआ है जो हमें आज करना है। लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बेटे ये तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का पार्ट है, मुश्किल से। मतलब बच्चे भी इतने होशियार हैं इस बैच में, उनको जरा सा बता दो ऑनलाइन में, फेस टू फेस से ज्यादा अच्छी क्लैरिटी तुम लोग जल्दी जल्दी क्लियर करते जा रहे हो। भाई साहब मैं तो फैन हो चुका हूँ इस चीज का। इस वाले बैच में मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे में रिजल्ट आएगा, और भी अच्छा रिजल्ट आएगा मतलब। आइए बेटा, पहले आगे बढ़ने से पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले डाउट्स क्लियर, जैसे हमने डिसाइड किया था। मेरे पास इस समय जो पेंडिंग डाउट्स में जो आप सब लोगों के मैसेज जिसके भी आए थे, मेरे पास सिर्फ एक ही पेंडिंग डाउट है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो दूसरा डाउट था क्वेश्चन नंबर 30 समथिंग, जो मैं उसको बल्कि अभी बता ही देता हूँ 30 समथिंग क्या, मैं पूरा बता ही देता हूँ कौन सा था भाई। जिसमें हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाउट था किसी बच्चे का, पहले मैं उसी को क्लियर कर दूं कि वहां पर मिसप्रिंट है। लगभग लास्ट में होगा, मई 2010 का क्वेश्चन है जी। 2010 मतलब और पुराना, और पीछे की तरफ जाएंगे। कहाँ है जी? ये वाला, हाँ जी। ये जो क्वेश्चन है बेटे मई 2010 का क्वेश्चन है। और आइए मैं आता हूँ ब्रिजेश, उस पर भी आता हूँ। ठीक है, दूसरा एक और पेंडिंग डाउट आ गया जी, इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ।
और भी कोई डाउट हो तो बताना मेरे को अभी, आज पहले डाउट निपटा के तब बाकी का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ब्रिजेश ने बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 14 में स्टोक की एंट्री क्यों नहीं होगा, नोट स्पेसिफिकली। एक मिनट जी मैं लिख लेता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 भी लिख लेता हूं, इसमें स्टोक वाला पॉइंट। और भी कोई हो तो प्लीज लिखो, बिंदास लिखो। कल सैटरडे है, कल का मैंने कुछ और प्लान बनाया है आपके लिए। इसको चैप्टर को आज खत्म करके हम लोग ना कल रिवाइज करेंगे सारा चैप्टर जो अभी तक यहां तक हुआ है। मजा आएगा जब, वरना बच्चों के एक डाउट रहता है कि सर आगे करते जा रहे हैं पिछले भूलते जा रहे हैं, वो नहीं होने देंगे जी। तो बेटा जी यहां पर देखो जरा, ये बेटे यहां पर ना कुछ यहां पर फिगर्स गलत है हमारा। आप पास ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर लिक्विडेटर का जो रेमुनेशन है वो भी अलग है, ठीक है, ये फिगर अलग आ रही है। अब वो वहां पे ना क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जिस वजह से चीजें थोड़ा सा यहाँ पर हिल गई हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से आंसर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हिली हुई हैं, ठीक है ना। उस वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। बस मुझे आंसर भेज देना, मैं देखूंगा। इवन एक गलती तो पुराने इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में भी है। क्या गलती है सर? वो भूल गए हैं कि कंपनी को कुछ क्या माना जाता है, कंपनी सॉल्वेंट है, वहां पर भी गलती है। तो आप पुराना आंसर वहां से भी मैच नहीं कर सकते। क्या गलती है सर? बेटे वो भूल गए हैं कि ये वाला इंटरेस्ट भी देना है जो टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट होता है। बाकी के क्वेश्चन में तो कर रखा है इंस्टीट्यूट ने भी, इस वाले क्वेश्चन में वहां पर ये चीज भूल गए हैं। 1150 वहां पर भी आपको घटा हुआ नहीं मिलेगा, जो पुराने आप एग्जाम के क्वेश्चन अगर देखेंगे इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, पहले तो ये डाउट खत्म करो जी। इस क्वेश्चन को या तो आप इग्नोर कर दो, वरना इग्नोर करोगे तो आप मेरे को सॉल्यूशन भेजना। क्यों? क्योंकि ये पास के एग्जाम के सॉल्यूशन में 1150 का डिफरेंस आएगा, वहां पर भी जो इंस्टीट्यूट की साइट पर होगा या कहीं भी शायद अब साइट से भी हट चुका होगा, ठीक है। हम तो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हमारे पास कलेक्टेड है। एनीवेज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला जो डाउट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 था ना, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 30 कल बच्चों ने पूछा था, हाँ ठीक है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 5 के डाउट पे आएंगे, सीक्वेंस से चलूंगा जी, जिस बच्चे ने मेरे पास में डाउट भेजा था। और आइए जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं इसको सोल्व कराऊं, आप एक बार थोरो रीडिंग ले लें फटाफट से, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए, गिनती के 1 मिनट के लिए मैं इसको स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे लेके आता हूं। और भी कोई डाउट हो तो भेजो तुरंत, ध्यान रखना फिर चैप्टर आगे बढ़ जाता है तो डाउट रह जाते हैं। मैं पहले बोल रहा हूं जितना भी हो सके सब भेजो जी। हाँ गलत है बेटा कावेरी में, वहां पे सॉल्यूशन की मिसप्रिंट है, ठीक है। मैं बस यही कह रहा हूं आपसे, उस क्वेश्चन को या तो आप इग्नोर कर दीजिए या फिर आप उसका सॉल्यूशन अपना मेरे को भेज दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा ये सही है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आएंगे। ये डाउट आ रहा था बच्चों को, और बच्चों ने, एक बच्चे ने तो ये भी कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर आपके मेथड से आंसर अलग आ रहा है। बेटे मैंने जो R&D कर रखी है 2010 से भी पहले से है, जब से मैं पढ़ रहा था, तो इससे तो बेफिक्र है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ प्रैक्टिस हो सकता है कुछ कमी रह गई हो आपकी, आइए मैं दूर कराता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ध्यान रखना स्टडी मेट में जो तरीका है, ठीक है ना, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका हर क्वेश्चन में लगाने वाला फंडा लेके चला। वहां पर दो अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन बनाया जाता है, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ, दूसरे क्वेश्चन में कोई और तरीका यूज कर लिया जाता है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक ही तरीका सीख लिया, बस वो हर क्वेश्चन में लगाते चलेंगे। मतलब ऐसा काम होना चाहिए कि आपके पास में एक ही हथियार हो, अब चाहे सामने हाथी आ जाए, चाहे शेर आ जाए, और चाहे गधा है चाहे घोड़ा है, बस। तो बेटा आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि देखो भैया 1 अप्रैल 2001 को, सॉरी 2021 को, हम 2021 की बात करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को कंपनी लिक्विडेशन में गई, ठीक है जी। अगली बात, और इसकी कैपिटल के रिगार्डिंग ये बातें हैं। मैंने कहा क्या मतलब भाई? भाई देखो यहाँ पर सभी के फेस पे ना 100 रुपए लिखा था। अच्छा तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
अच्छा, आपका तरीका ज्यादा इजी है, इसमें कंफ्यूजिंग था। थैंक यू बेटा। आइए जरा, कोई नहीं, जो भी बच्चा ये कह रहा था मैं उसको भी मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूँ कि जरा सा भी पॉइंट नहीं बचना चाहिए अपनी क्लास में किसी भी बच्चे को। सारे बच्चे मेरे, सबका रिजल्ट बच्चों का। आइए बेटा, तो क्या कहता है, सरप्लस अवेलेबल जो है आफ्टर घटाइंग ऑल, है ना बेटा? अच्छा अच्छा बेटा, बेटा मुझे नहीं पता किस बच्चे ने कहा। आइए जरा इधर ध्यान दो सारे बच्चे, अब छोड़ो ना वो बातें, इधर ध्यान दो बेटा। 20 लाख रुपए, क्या कहा मैंने? 20 लाख रुपए अवेलेबल है, और क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सरप्लस अमंग डिफरेंट कैटेगरीज। अरे यहां पर कैटेगरीज है ही नहीं। क्यों? कैटेगरी तो तब होती थोड़ा सा जब फेस वैल्यू अलग होती। हाँ, पेडअप के हिसाब से बोलना है बोल दीजिए। ओके जी, ओके ओके जी, ओके 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 ओके। कराओ ना सर, बहुत मजे ले रहे हो। आइए बेटा जी, करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अपना क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट। देखो बेटा जी, सबसे पहली बात यहां पर हमें क्या करना है, अमाउंट जो अवेलेबल है। क्या बेटा? हमें क्या देखना है बेटा? अमाउंट जो अवेलेबल है। मेरे साथ साथ करते चलना बेटे सारे बच्चे, है ना? अमाउंट अवेलेबल, अवेलेबल अमाउंट, अवेलेबल अमाउंट। बेटा कितनी है? 20 लाख। हाँ जी। मैं पहले इसमें क्या करता हूं, मैं पहले यहां पर नोशनल क्या करता हूं बेटा, नोशनल कॉल कर लेता हूं। नोशनल, नोशनल, नोशनल। मतलब जो पार्टली पेडअप है, मैंने क्या किया, पहले झूठ मूठ में इमेजिनरी फॉर्म में इनको पेडअप बना दिया। अगर ये सभी लोग सारे पैसे दे देते तो कितने रुपए हमारे पास में अवेलेबल हो जाते? मैंने कहा लो भाई, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। भाई 20,000 शेयर्स तो इसमें ऐसे हैं जो 75 रुपीज पेडअप है। इसका मतलब यहाँ पर बेटे 25 रुपीज और हम मंगा सकते हैं, और इधर 60 रुपीज और मंगा लेंगे, और इधर यहाँ पर 35 रुपीज और मंगा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे नोशनली मैं कह सकता हूँ 25,000, 25,000 इंटू 20, है ना बेटा? बेटे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे। कितना हो गया बेटा? 5 लाख। नेक्स्ट। 30,000 इंटू 60, सॉरी बेटे 18 लाख। नंबर 3, अगर हम 80,000 वालों से भी मंगा लें तो कितने रुपए मंगा लेंगे फुल्ली पेडअप बनाने के लिए? 35,000। तो भाई कितना रुपए आएगा? 35 इंटू 80,000, ये हो गया जी हमारा 28 लाख। क्या बेटा? 28 लाख। तो कहने का मतलब ऐसे केस में हमारे पास जो अवेलेबल है वो अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी ऐसे केस में? 28 लाख प्लस 18 लाख प्लस 5 लाख और प्लस 20 लाख। कितना बेटा? 71 लाख। ये अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगी। लास्ट की डिजिट भी डिफरेंट नहीं आएगी बेटा, डोंट वरी। आइए जरा, तो ये अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी टोटल नोशनली। क्या कहा बेटे? नोशनली। नेशनली मत लिख देना, नोशनली। ये आ जाएगी पेबल अमाउंट अगर सभी लोग फुल्ली पेड अप। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर मैं यहां बिठा दूं, क्या सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं? इक्विवेलेंट हैं क्या? इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट करने की जरूरत है? नहीं जी, सारे के सारे सभी की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए। बेटे मेरे बच्चों ध्यान देना, इन सभी की फेस वैल्यू क्या है? 100 है। सर हम ऐसे ही तीर बनाएंगे? नहीं बेटे, ये आपके समझाने के लिए। सभी की फेस वैल्यू 100 है। इसलिए हम यहाँ पर सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। अब तो मैं कह सकता हूं
ये अमाउंट नोशनली अवेलेबल हो जाती तो ऐसे केस में इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हो जाएंगे? सबका टोटल कर दो, 25,000 प्लस 30,000 प्लस मम्मी 80,000, कितना हो जाएगा जी? 1,00,000 नहीं, 20,000 है और 25 रुपए है, ये गलती हो गई। ये 20,000 है और 25 रुपए है, ये जी। तो ये कितने शेयर्स हो गए हमारे यहाँ पर? 20,000। तो 1,30,000 हमारे शेयर्स हो जाएंगे। अच्छा बेटा, ओके, आओ बेटा, आपका बिल्कुल सही आ रहा है, फिर तो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, यही आएगा बाबू, बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे केस में पेबल पर इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 2 रुपए और जो फुल्ली पेड अप है 2 रुपए, ऐसे लोगों के लिए क्या आ जाएगा बेटा हमारा? बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, 71 लाख डिवाइड बाई 1,30,000। ऐसा है ना, आपने तो पूछ भी लिया, मुझे नहीं पता किस बच्चे ने पूछा, तो हो सकता है, चलो अच्छा हुआ जिस बच्चे ने पूछा बेटे, वरना क्या होता है ना, कई कई बच्चे लोग तो पूछ भी नहीं रहे, सच बताऊं। आइए जरा, आइए जरा, कितना आ गया बेटा? 54.6153846153 ये हमारा आया। लेकिन हम एग्जाम में इतनी लंबी डिजिट थोड़ा लिखते हैं, डिजिट सिर्फ पॉइंट्स के बाद में 4 अंकों तक लिखी जाएगी, लेकिन बेटे कैलकुलेटर पे पूरी डिजिट लेनी है, ध्यान रखना, उसको मिस मत कर जाना। कैलकुलेटर पर पूरी डिजिट रखना, हाँ लिखना भले वहां पर सिर्फ 4 अंकों तक, ये नहीं लिखना है। आगे जरा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अब इसको मैं करूंगा तो 54.62 में लिख दूंगा या 6153 में लिख दूंगा, बिल्कुल जी। अब मैं बेटा सभी शेयर होल्डर्स का हिसाब किताब लगाऊंगा कि भाई किस किस को देना है और किस किस से लेना है। तो आइए जरा लगाते हैं बेटा जी हिसाब किताब। ऐसे वाले शेयर होल्डर जिनकी फेस वैल्यू, ऐसे वाले शेयर होल्डर जिनकी फेस वैल्यू तो 100 ही है, ये तो सारे ही 100 वाले हैं, सारे ही 100 वाले हैं, जिनका पेडअप जो है ना, पेडअप, हाँ जी, जिनका पेडअप है कितने का? पेडअप किसी का है जी, किसी का है जी 75, किसी का है जी 40 और बेटा किसी का है 65। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पर कहते हैं क्या, टू बी पेड, हम पे करेंगे कितने? हम पे करेंगे 54 रुपए 61 पैसे, अगर अगर ऐसे लोगों से टू बी रिसीव, अगर इनसे रिसीव करेंगे तब तब जाके हम इनको पे कर पाएंगे। कितने रुपए? 75 वालों से कितने रुपए लोगे? 25 रुपए, तभी जाके तो बात बनेगी। यानी इनसे जो अमाउंट हमें ना तो लेना है और ना देना है। हाँ 3 डिजिट लेने से बेटे अमाउंट अलग आ रही होगी, लेकिन आप कैलकुलेटर पे लोगे ना पूरी, तो आपकी बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको लास्ट तक डिजिट लेनी है कैलकुलेटर पे हमेशा, ठीक है बाबू। आइए जरा, तो मैं ये कह रहा हूं माइनस, चाहे हमारा आंसर मैच होना हो, हम ध्यान रखना हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बहुत जरूरत है, हमें हमें बिल्कुल भी आंसर के पीछे नहीं भागना है। आप देखोगे कई बार मैं बिल्कुल कहता हूं नहीं भाई हटा दो, हमारी बात बिल्कुल सही है, आप देखोगे आगे भी, क्योंकि कुछ आंसर्स बुक में ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूट से हमने जो क्वेश्चन उठा रखे हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से या भाई पास के एग्जाम से, तो उनमें आंसर उस साल के छपे होते हैं, लेकिन मेरी बुक में आपको उस साल के क्वेश्चंस भी लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में मिलेंगे, ध्यान रखना। एनीवेज, आइए जरा, तो इनसे जब 60 रुपए लेंगे तब जाकर इनको कितने रुपए देंगे? अच्छा इधर कितना है जी, इधर क्या है जी, इधर जी पेबल आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा जी? पेबल आ रहा है। तो इसकी बात पूरी कर दो, पहले पहले इसकी बात पूरी कर देते हैं। ऐसे कितने शेयर्स हैं?
ऐसे हैं 20,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे कितने हैं? वो है बेटा जी क्या? 20,000। आइए तो इनकी क्या आई बेटे अमाउंट? इनकी अमाउंट हमारी क्या आई? इनकी नेट अमाउंट क्या है बेटा? पेबल है ना बाबू? हाँ जी सर। तो मल्टीप्लाई करो इंटू 20,000। ध्यान रखना डिजिट हमें पूरी लेनी है, और हमारी यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी जी कितनी? 59230.69। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। हमारा आंसर मैच हो या ना हो, हमें बस अपना ध्यान रखना है कि हमारी पूरी क्लियरिटी। पॉइंट्स में तो डिफरेंस तब आएंगे, राउंडिंग का डिफरेंस तो बेटे हमेशा रहता है क्वेश्चन, एंड डोंट वरी उससे नंबर नहीं कटेंगे। आपके नंबर तब सेफ हैं जब आप पॉइंट्स के बाद की सारी डिजिट कैलकुलेटर पर रखेंगे। आइए जरा आगे की बात करते हैं। लो जी, यहां पर हम क्या करेंगे जी? 60 रुपए अगर वो हमें देगा, क्या कहा मैंने बेटे? 60 रुपए अगर वो हमें देगा तो जाकर के बात बनेगी 54.6 समथिंग की, है ना? तो यानी कि उल्टा हमें उससे लेना है, रिसीव, है ना? ये कितने रुपए आएंगे? 5.3846। इसको मैं बोलूं रिसीवेबल। हाँ सर। बेटा मैंने लिखा भले यहाँ पे 4 डिजिट तक है, लेकिन मैं, अच्छा हो गया सर पहले से डिजिट की वजह से, ओके बाबू कोई नहीं, अब बात पूरी कर दे ना, है ना? आइए जरा, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा यहाँ पर? बेटा 30,000। बेटे बाकी बच्चों में से कई बच्चे ना बाद में पूछेंगे फ्री डाउट, क्योंकि ये उसी को पता है जिसने प्रैक्टिस की है। आइए जरा, तो मल्टीप्लाई करेंगे जी। 16, क्या कहा मैंने बेटा? 16, क्या कहा? 16153, राउंड में कर दूं 9। ये बेटा रिसीवेबल है। क्या है ये? रिसीवेबल है। आइए जरा, फिर अगली बात क्या करेंगे हम लोग? आइए जरा, इधर हम पे करेंगे जी 54.6153, बशर्ते 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 इनसे 35 रुपए ले लेंगे तब। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा जी? यहाँ पर 54 माइनस, क्या कहा मैंने? 54 समथिंग माइनस 35, ये आ गया हमारा 19.6154। बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर है बाबू ऐसे? 80,000। अच्छा पहले ये तो लिख लो, रिसीवेबल पेबल है भाई, ये हम पे करेंगे, पेबल है। और ऐसे कितने शेयर्स हैं बेटा जी? बेटा जी ऐसे शेयर्स हैं 80,000। तो भाई बेटा 80,000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया जी हमारा? क्या आया? कितना? 1569231। ठीक है जी, ठीक है जी। आइए जी, तो चलिए बेटा, और भी कोई डाउट था? एक बच्चे का डाउट था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 में स्टॉक वाला पॉइंट। आइए मैं जरा यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 14 खोल लेता हूँ, और बेटा जी स्क्रीन पर भी मैं आपके सामने ले आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। तो भाई लो आगे चलो, तो भाई लो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 14, 13 एंड देन 14। ये क्वेश्चन किस चीज का है जी हमारा? क्या बनाना है जी यहाँ पर? पहले तो ये देखो जरा। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वही मैंने जो कल दिया था, है ना? यहाँ पे क्या बनाना है हमें? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, अब देखो बाबू, क्या बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने ये क्वेश्चन भी ट्राई किया, शाबाश बेटा। बेटे आपने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था जी? तो वाला पॉइंट सर, क्वेश्चन नंबर 14 में स्टॉक की एंट्री क्यों नहीं होगी, जबकि वो नोट स्पेस क्यों नहीं होगी नोट स्पेसिफिकली में? रुको, बच्चे का थैंक यू है, वो ऊपर निकल गया, एक मिनट। सर क्वेश्चन नंबर 14 में स्टॉक की एंट्री क्यों नहीं होगा नोट स्पेसिफिकली में? अच्छा, नोट स्पेसिफिकली में क्यों नहीं होगा? देखो बेटा, आपकी बात का जवाब बेटे यहीं से मिल जाएगा। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है,
ये बेटे हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक है। ये किसके पास में गिरवी रखा है बेटा? ये जो स्टॉक है ये फिजिकली भले ही हमारे पास में हो, लेकिन बेटे ये रखा कहां पर है, इस पर चार्ज किसका क्रिएट है बेटा? हाइपोथिकेशन भी एक सिक्योरिटी के तरीका होता है। तो ये कहां पे बेटा? हमारा सीधा सीधा कहां पहुंच गया? अब सीधा सीधा लिस्ट बी में। सर स्टॉक तो हमारे पास में रखा था, उसके तो पेपर भी नहीं रखे होते। बेटे पेपर नहीं रखे होते, बिल तो हमारे पास होता है। स्टॉक का क्या होता है? पेपर। बिल। प्रॉपर्टी का पेपर क्या होता है? स्टैम्प पेपर्स। बैंक में प्रॉपर्टी का तो चलो सर स्टैम्प पेपर रख देते, पास में आता है। स्टॉक का बताओ। स्टॉक के केस में मैंने कहा ये एक अलग तरह से गिरवी रखा जाता है, जिसमें उसके पेपर नहीं, अपने ऊपर एक हमने एक अंडरटेकिंग ले ली एक तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सीसी लिमिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान रखना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिख भले रहे हैं, लेकिन ये होता कैश क्रेडिट लिमिट है। कोई नहीं, प्रैक्टिकली जब आप आओगे, एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जब बैंकिंग कंपनी, सेकंड ग्रुप में पढ़ना है आपको बैंकिंग कंपनी। मेरा प्रैक्टिस का जितना भी एक्सपीरियंस है मैं उसमें आपसे बड़ा अच्छा शेयर करूंगा, और वहां आप लोग समझ जाएंगे कि स्टॉक के ऊपर एक चार्ज क्रिएट किया जाता है। स्टॉक का ना तो बिल दिया जाता है, स्टॉक का ना ही फिजिकल पोजीशन दिया जाता है, बस एक लिख के दे देता है, ठीक है जी अगर कोई गलती हमसे हुई आप आना, हमारा स्टॉक ले जाना और बेच देना। यानी कि बाकी के लिए नहीं, आपके लिए स्पेसिफिक हो गया नहीं। बिल्कुल, इसलिए बेटे ये स्पेसिफिक में आएगा बाबू, नोट स्पेसिफिक में नहीं आएगा। ठीक है, ब्रिजेश आपने डाउट पूछा था, मुझे बताओ बेटे क्या ये डाउट ओके है? जल्दी से बताएंगे ब्रिजेश, फिर मुझे आगे चलना है बेटा। मैं आपके लिए रुका हुआ बेटा ब्रिजेश। इसीलिए बेटा आप देखोगे ये लिस्ट बी में आएगा, ये रहा। चलिए ब्रिजेश का जवाब नहीं है, मैं मान रहा हूँ सेस में कोई दिक्कत होगी, वरना बच्चा जवाब देता। आइए जरा, जिन्होंने डाउट पूछा था आइए जरा। तो और कोई डाउट बेटा हो तो मुझे जल्दी से बताओ, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ अपने चैप्टर को खत्म करने, क्योंकि चैप्टर में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है, बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है। चलिए जी, तो बेटा ये वाले डाउट भी आपके ओके हो गए। कोई और डाउट हो तो बोलो, क्योंकि फिर मुझे बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज कराना है, और वो छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। कोई और डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा नहीं तो फिर यहाँ पर ये लिखें कि सर और कोई डाउट नहीं है। अच्छा ब्रिजेश का मिले तो सर इसमें 25,000 का है और टोटल अमाउंट 31,000 का है, तो 6,000 का एंट्री होगा। हाँ बेटे 6,000 रुपए सरप्लस में आएगा ना बेटा, तभी तो आ रहा है बाबू बाहर। ठीक है ना, और जितना पार्ट सिक्योर्ड है बेटा वो 25,000 में जाएगा। ठीक है ब्रिजेश। अच्छा सर अगर ये वाटर टैक्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिया हो तो प्रोफेसर में आता है ना? नहीं बाबू नहीं बेटा, कावेरी नहीं। ब्रिजेश पहले तो तुम बताओ तुम्हारा डाउट ओके है बेटा? 6,000 रुपए सरप्लस में आएंगे और 25,000 लिस्ट बी में नीचे दिखाया जाएगा टू द एक्सटेंट सिक्योर प्रेफरेंशियल से पहले, और बाकी का पार्ट तो बचा ही नहीं कुछ अनसिक्योर, सारा का सारा आ गया है ना बेटा ब्रिजेश। चलिए मैं कावेरी का डाउट लेता हूँ। सर अगर ये वाटर टैक्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऊपर लिखा है तो ये प्रेफरेंशियल में आएगा? नहीं आएगा बेटा। ध्यान रखना, मैंने आपसे एक बात बताई थी क्या कि जी सीधी सी बात है, सिक्योर्ड तब है जब सिक्योरिटी है, और अनसिक्योर्ड तब है जब सिक्योरिटी नहीं है। पहली बात, चाहे वो गवर्नमेंट का ड्यू हो चाहे किसी का ड्यू हो, लेकिन प्रेफरेंशियल एक अलग चीज है। अब वो चाहे गवर्नमेंट वाले आए चाहे किसी के आए, सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम प्रेफरेंशियल होगा जो उस लिस्ट में मेंशन है। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाटर टैक्स नहीं मेंशन है बेटा, है ना? तो ये वहां पर मेंशन नहीं है। वहां पर जितने भी टैक्स हैं वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है सारे के सारे, या फिर सेल्स टैक्स से रिलेटेड है ना बेटा? और क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं आएगा। ठीक है सर, थ्योरी में जो 10 पॉइंट है उसके फर्स्ट पॉइंट में डाउट है। अच्छा थ्योरी में जो 10 पॉइंट्स हैं उसके फर्स्ट पॉइंट में डाउट है, आओ बेटा जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही तो चाहिए। और ये पता है ये डाउट वही निकालेगा जो सच में मेहनत कर रहा होगा साथ में। अगर बाकी को डाउट नहीं है तो दो में से एक बात है, या तो उनको सब कुछ आता है या उनको कुछ नहीं आता। बेटा अगर आपकी क्लियरिटी है तो यानी कि सब कुछ आता है, और अगर कोई डाउट आ रहा है आप उसको प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट और मान लेना, एक ना डिक्शनरी बनाना एट द एंड ऑफ चैप्टर, डाउट और आंसर, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, जैसे
ऐसे क्या करोगे आप लोग, लिखोगे डाउट चैप्टर के एंड में एक लिस्ट बनाना, ठीक है, डाउट। आइए जरा थ्योरी का पॉइंट है, मैं प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं। प्रेफरेंशियल की देखिए, ऑल revenues, taxes, cess, rate due from company to central government or state government or local authority, है ना, having become due within last 12 month, immediately before that 12 month। हाँ, अरे सॉरी कावेरी, बिल्कुल बेटा वो तो आएगा जो आप कह रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना, वो मैं मानता हूँ। वाटर टैक्स है, वाटर चार्ज है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज, टैक्सेस में तो आएगा, लेकिन चार्जेस अगर है तो वो नहीं आएगा। आप देखोगे क्वेश्चन में जो है जितनी भी चीजें ऐसी हैं वहां पर चार्जेस दिए होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे ये जो पॉइंट बना था ना, ये उन चीजों को सोच के नहीं बना था, ये बना था किस चीज को सोच के, ये सिर्फ एक चीज को सोच के बना था, इनकम टैक्स, जितने भी टैक्स ड्यू हुए, असेस हुए, ठीक है। ये मेन पॉइंट किसके लिए बात करता है, ये इनकम टैक्स या फिर आपका जीएसटी वाला, जो गुड्स और सर्विस में है या फिर इनकम में है, ठीक है। और कोई पॉइंट जल्दी से बताओ जी, कोई और पॉइंट हो किसी बच्चे का, फिर मैं आता हूं लिस्ट बी पे। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा ये डाउट ना, सच में लेवल के डाउट लगे मुझे, वाकई में गुड, अच्छा लगा कि बच्चे इतने प्यारे प्यारे डाउट पूछे। प्लीज बेटे एक रिक्वेस्ट है मेरी, इसको ना क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में बना लेना। ये जो डाउट तुम लोग पूछ रहे हो, प्लीज इनको कॉपी में लास्ट वाले पेज पर या शुरू वाले पेज में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ये ना बाद में रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें इतने डाउट नहीं आते, लेकिन पता चला थोड़ा सा भी डाउट आ गया तो वो ना बाकी का टाइम पी जाएगा, बाकी के क्वेश्चन के रिवीजन का टाइम पी जाता है। अच्छा, कैसे बनाओगे, डाउट्स, डाउट्स एंड आंसर, ऐसे लिखोगे हर चैप्टर के एंड में। और कैसे लिखोगे, डाउट नंबर 1, हमें ये डाउट आया, चाहे कितना सिली डाउट महसूस होता हो, अरे ये डाउट मेरे को आ गया था, ऐसे कैसे हो गया बेटे, फिर भी लिखना है, फिर भी लिखना है। एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्या करना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल और सिलेक्टेड क्वेश्चंस और ये डाउट आंसर, ठीक है, इसी के बराबर में ही आगे लिख लेना इसका क्वेश्चन नंबर, ये कौन से क्वेश्चन नंबर में था। और जब हमारे ये डाउट और आंसर की डिक्शनरी जहां कंप्लीट होती है, वहीं पर एक काम आपको और भी करना है, क्या, अगर सचमुच में हम चाहते हैं कि हमारे 90 प्लस मार्क्स आए, 100% आए, तरीका है क्या, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या क्या चीज चाहिए बताओ, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पूरी अच्छी प्रैक्टिस, पूरे अच्छे डाउट्स क्लियरेंस, है ना, और प्रेजेंटेशन, 4 चीजें चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 चीजें तो मैं क्लास में करा रहा हूं, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस। लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसमें कभी कभी आपको डाउट आता है, तो वो डाउट यहां पर आप खुद लिखेंगे। फिर एक काम और आपको खुद ही करना है, क्या, यहां पर सेलेक्टेड, यहां पे आप सेलेक्ट करते चलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर रिवीजन, कि इस वाले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको मैं रिवाइज करूं तो सारा काम हो जाए। कोमल कह रहे हैं सर मेरा डाउट नहीं लिया, अरे मेरे बच्चे बताओ, अच्छा 10th पॉइंट कह रहे थे, ओहो मैंने पहला पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है मैं आता हूं, अभी लेता हूं बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने, क्वेश्चन नंबर दैट एंड दैट वाले, और साथ में उसको लिख लेना इसमें क्या स्पेशल बात है। आता हूं मैं कोमल, आता हूं मैं, अभी लेता हूं। अच्छा वो आपने बता दिया है ना तो बेटा इसमें 10th पॉइंट कौन सा है, अच्छा तो पेज नंबर बता दो बेटा बस एक बार, मतलब 10th आप इसकी बात से करो, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी 12th हो गया, है ना, ये हमारा हो गया कौन सा, 11th हो गया, है ना, आप समझ गया, आप इसकी बात करो 10th पॉइंट, ये है ना, ये वाला, सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी जैसा एक पॉइंट में है, डाउट है वो सर, याद नहीं आ रहा कि कौन सा पॉइंट में है, तो कोई बात, सिक्योर्ड बाय
सिक्योरिटीज के जैसा एक पॉइंट है। तो एक काम करना, फिर आप ना व्हाट्सअप कर देना, है ना बेटा। आप व्हाट्सअप कर देना बेटा कोमल। अगर आपको याद नहीं आ रहा डाउट, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। वैसे ये यहाँ पर है, हमने कल किया था, शायद आप कल क्लास में थे क्या? ये रहा बेटा, आप इसी की बात कर रहे होंगे, कल हमने किया था ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल वाला। पर कोई बात नहीं, अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा, अच्छा बुक नहीं है, तो एक काम करो, कोई बात नहीं, जब आपको याद आ जाए आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है बेटा। और मैं उसको ना लाइव क्लास में ही आकर के क्लियर कर दूंगा आपको। लेकिन मुझे ना फोटो खींच के व्हाट्सअप कर देना, सर ये है, और ऑडियो भेज देना, चाहे चाहे टाइप कर देना, जैसे तुम्हें ठीक लगे, है ना। मेरे को भेज देना, सर ये डाउट है, ठीक है। आइए अब मैं आगे बढ़ूं, और कोई डाउट किसी का? 10th के एग्जाम्पल में भी है? ओहो, लाओ भाई, लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10th के एग्जाम्पल में भी है। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 10th कहाँ है भाई? आओ बेटा जी, कर लेते हैं वहां भी, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना कोरोना कोरोना, डाउट सारे सोल्व, कोरोना। बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th में भी है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर, सर इसके लिए 1/4 क्यों किया? इसमें रुक जा बेटा, पहाड़, एक मिनट बस रुक जा। क्वेश्चन नंबर 10th हमने किया था, क्लास के अंदर किया था क्या हमने? क्वेश्चन नंबर 10th में आपका डाउट है कि 1/4 क्यों किया है इसमें? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें 1/4 कहां पर कर रखा है जी, जरा एक बार ये देख लेते हैं। 1/4 कहां पर किया है जी इसमें? 1/4 कहां पर किया है, लिखना बेटा, बताना किस जगह पे कर रखा है 1/4 इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 10th में 1/4, कोमल बताओ जल्दी से। मैंने कहा था कि मैं डाउट क्लियर करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, तो चिंता मत करना, जितनी भी देर लग जाए, लेकिन मुझे लिखो। सर क्वेश्चन 10th पॉइंट के एग्जाम्पल में 1/4 किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10th तो ये रहा मेरा, 10th पॉइंट के एग्जाम्पल में 1/4 किया है। अच्छा, 10th पॉइंट आप बात कर रहे हो उधर से, ओके, थ्योरी के 10th पॉइंट में एग्जाम्पल दिया होगा, ये रहा 10th पॉइंट। और हम बात करते हैं इस वाले के एग्जाम्पल में 1/4 कर रखा होगा यहाँ पे कहीं, ये वाला जो है, आप इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ये देखो, मैं मान रहा हूं कि आप इसी की बात कर रहे हैं, जहां तक है व्हाट्सएप पे ले लेना, कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कोमल, बस ये बता दो, देखो। ध्यान से, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, हाँ जी। सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है? 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए। टोटल वर्कमेंट ड्यू कितने का है? वर्कमेंट ड्यू है बेटा, वो भी 1 लाख रुपए का। और क्या कहते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का है? वो भाई 3 लाख रुपए का है, ठीक है। जो अमाउंट ड्यू है, ध्यान से, क्या कहा, ये जो यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा देना है, वो कितना देना है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पैसा देना है, ये रहा, डेट्स ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितना? 4 लाख। तो मैं आपसे ये कहूं कि बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपका ये डाउट लूं, तो इसके अंदर क्या बात निकल के आ रही है जी, कि भाई एक तो है वर्कमैन ड्यू, वो कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। यस सर, इसी की बात कर रही थी, ओके गुड़िया, अभी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को मन तभी लगेगा जब आगे, तभी पढ़ने में मजा आएगा जब पिछले वाले डाउट क्लियर होंगे। एक बेटा सिक्योर्ड क्रिएटर है बेटा, है ना, कल आपने शायद की नहीं होगी क्लास में, सेम मैंने कराया था। आइए जरा, वो सिक्योर्ड क्रिएटर्स कितने के हैं बेटा जी? सिक्योर्ड क्रिएटर जो है वो कितने का है? 4 लाख रुपए का। यह है बेटा जी
4 लाख रुपए का। और ध्यान से, पहली बात, क्या वर्कमैन ड्यू सारे के सारे वो हैं, ओवरराइडिंग है? क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या, वर्कमैन पोर्शन, अच्छा, वर्कमैन पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी इज देयर फॉर 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी कितने की है जी हमारे पास में? सिक्योरिटी एक मिनट में हार्ड कॉपी खोल लूं। पेज नंबर, पॉइंट नंबर 10, सिक्योर क्रेडिटर्स है, ये हमारे 1 लाख की तो है, सिक्योरिटी है। अच्छा ये सिक्योरिटी है ना, हाँ, वैल्यू सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है 1 लाख रुपए की। सिक्योरिटी है कितने की? सिक्योरिटी है, ये रही 1 लाख रुपए की। और चलिए जी, ये तो हो गई हमारी सिक्योरिटी। और जी वर्कमैन के जो ड्यू हैं वो कितने के हैं? वर्कमैन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यू, टोटल अमाउंट 1 लाख के हैं। और वर्कमैन के जो ड्यू हैं वो भी हमें क्वेश्चन बता रहा है कितने के? 1 लाख रुपए के टोटल ड्यू। अच्छा, और फिर बता रहा है हमें क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ द डेट्स ड्यू फ्रॉम कंपनी टू इट्स सिक्योर क्रेडिटर इज 3 लाख। जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनको देने हैं कितने? 3 लाख। ओके, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट वर्कमैन ड्यू एंड अमाउंट डेट्स ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर्स। अच्छा ओके, गुड़िया बेटा कल हमने एक बात पढ़ी थी इसमें, क्या? ये जो वर्कमैन ड्यू है ये ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, ओवरराइडिंग पेमेंट्स में आ जाते हैं। हाँ जी, मतलब प्रेफरेंशियल से भी पहले आ जाते हैं। और ये क्या कहते हैं, कल हमने इस बात को पढ़ा था बेटा क्लास में, ठीक है ना, आप शायद ध्यान नहीं दे पाए होंगे आप उस टाइम पे, कि ये जो वर्कमैन ड्यू है, ये जो वर्कमैन ड्यू है ये हमारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल स्टेटस है। और ये किसकी सीट पे बैठ जाएगा आके? बराबर बराबर में बैठ जाएगा इसके, सिक्योर स्टेटस। भले ही इनके पास में प्रॉपर्टी के पेपर क्यों ना हो, सिक्योर स्टेटस के पास में ये इसी के बराबर में आ जाएगा। और इसी के इक्विवेलेंट समझ लो, अब जैसे सिक्योर स्टेटस 4 लाख के हैं, तो आप मुझे बताओ बेटे, ये जो यहाँ पर बात बनी, ओवरऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अब कितने के माने जाएंगे? क्योंकि बेटे ये भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी में अपने आप आ जाएगा। हमने कल बात की थी कि ऐसे लोगों के साथ में नैतिकता के आधार पर बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अगर जो बच्चा जो डेली की बेसिस पे काम कर रहा है, जिसके शाम को चूल्हा भी तब जलता है, जो डेली की बेसिस करता है, ऐसे वर्कमैन्स का हम कहाँ पे आ गए थे? ओवरराइडिंग में। यानी प्रेफरेंशियल से भी पहले वो आकर के प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी वालों के साथ बैठ जाएंगे। हाँ भैया तुम पैसे ले रहे हो कि हाँ, तो एक काम करो ये दोनों में बांटेंगे। अच्छा, दोनों में बांटेंगे, हाँ। ये टोटल कितना है हमारा? टोटल कितना है? दोनों का टोटल कर दो। टोटल तो तुम्हें एक तरह से 4 लाख के हो गए, और 4 लाख के लिए अवेलेबिलिटी कितनी है बताओ? 1 लाख। तो देखा जाए तो यहाँ पर इस पूरे 4 लाख के लिए ये 1 लाख अवेलेबल है। तो बेटा ये कितना अवेलेबल हो गया? 1 लाख 4 लाख का कितना हो गया बेटा? 25%, मतलब 1/4। तो इन लोगों को कितना कितना देंगे? 1 लाख की सिक्योरिटी में सिक्योर क्रेडिटर कहेगा ये तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रखी हुई थी, मैंने तो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था, पूरा ओरिजिनल पेपर भी मेरे पास है। वर्कमैन कहेगा देख, मेरे घर में चूल्हा तब जलेगा जब ये काम होगा, और मेरे को लॉ ने बोला है कि प्रॉपर्टी वाले जो सिक्योरिटी है उनके बराबर में आके बैठ जाए, जैसे वो लेंगे वैसे ही तू लेगा। तो आ जरा, अब ये 1 लाख में भी हमारी हिस्सेदारी होगी बेटा, 1/4 हिस्सा तो इसका होगा, और बेटा 3/4 बाबू इसका होगा। तो बेटा 1/4 इसलिए किया। कोमल मुझे बताओ, क्या तुम्हारा डाउट ओके है? अगर मैं तुम्हारे से पूछूं, बताओ बेटे कितने रुपए इसको मिलेंगे? इसको मिलेंगे बेटे 25,000 रुपए, इसको मिलेंगे, है ना? कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए तो इनको मिलेंगे, और बेटा 75,000 रुपए इनको मिलेंगे। मुझे एक बार प्लीज लिख के बताएं बेटे, क्या ये डाउट ओके है कोमल? फिर मुझे ओवरराइडिंग पर चलना है गुड़िया बेटा। जब तक डाउट क्लियर ना हो, हाँ मत बोलना बस। प्लीज मुझे बताएं कि क्या ये डाउट ओके है? नहीं है ओके तो लिखो सर नहीं, अभी भी ओके नहीं हुआ। कल हमने ये पढ़ा था बेटा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कोमल का जवाब नहीं आ रहा है, यानी कि सेस में कोई दिक्कत है, वरना पक्का रिप्लाई देती। चलिए मैं मान रहा हूँ कि सेस में कोई दिक्कत है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मेरा फोन मेरे पास नहीं है, तो आप प्लीज कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सअप मत करना, क्योंकि वो बात मेरे तक पहुंच नहीं पाएगी। आइए, तो
मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, आ गया ये समझ, बट सर फिर थर्ड क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन प्रेफरेंशियल कैरेक्टर्स में नहीं आएगा। आइए जरा मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे भी आता हूँ गुड़िया। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए जी, और बेफिक्र होके पूछना, ये मत सोचना कि अरे बाकी लोग मेरी वजह से रुके, कुछ नहीं भाई, पैसे दिए हैं, टाइम दिया है, ऐसे थोड़ा ना। सबसे बड़ी बात है ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा, एकदम क्लैरिटी करना, हर बच्चा पूरा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे खोल देता हूँ, मैं जरा हार्ड कॉपी से देख लेता हूँ, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है कई बार आंखों से है ना देखने में, पूरे दिन स्क्रीन पे लगा रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने क्या पूछा मुझसे, तो थर्ड क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिटर्स में नहीं आएगा। आइए जी, थर्ड क्वेश्चन में वर्कमैन का जो कंपनसेशन है 3,000 रुपए कंपनसेशन टू एम्प्लॉई फॉर इंजरी सफर्ड बाई हिम। आइए बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे बता, गुड़िया बेटा यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो वर्कमैन का कंपनसेशन है, कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये है कौन सी लाइन में, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में, ये रहा। हाँ ये रहा, 3,000 कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। बेटा ये किस चीज का कंपनसेशन है गुड़िया, बेटा इंजरीज का। किसका बेटा, जो इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह, ध्यान रखना। वहां पर जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है बाबू, वो किस चीज का है, वो हमारा किस चीज का है, हॉलीडे सैलरी और पता नहीं क्या क्या। आइए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये जो है, ये इसके मैंने आपको याद है एक्ट बनवाए थे, एक 1923 और एक 1947 का, वो कंपनसेशन वो वाला है जो उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो बेटा ओवरराइडिंग की बात है ना बेटा, इसमें मैं एक बार ले आता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट। ये जो ओवरराइडिंग पेमेंट्स हैं बेटा, ये उनके हैं जो या तो सैलरी उसने कमा ली थी और फिर भी नहीं मिल रहा। ये जो वर्कमैन ड्यू है बेटा, ये किस चीज का है बाबू, देखो जरा, और ये क्या हो गया, ओहो संसार ही उल्टा हो गया, कहाँ गया, देखो ध्यान से पढ़ना, कोई नहीं, आपके पास में स्टडी मॉड्यूल होगा, उसमें भी चार्ट दिया है, वहीं से हमने ले रखा है बेटा। जो भी वेजेस या सैलरी है, क्या है बेटा बोलो, जो भी हमारी वेजेस या, अरे यार ये क्या हो रहा है, जो भी हमारी वेजेस या सैलरी है, क्या है बेटा हमारी, जो भी हमारी वेजेस या सैलरी है, यानी बेटे उन्होंने अर्निंग की है, कैसे, पीस रेट सिस्टम पर डेली पीसेस बनाते हैं, उन्होंने वो सैलरी कमा ली है ना बेटा। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि थ्योरी आती है कि नहीं आती है, हर चीज आती है बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वो क्या है बेटा, उनकी कमा ली, उन्होंने कमाई, उनकी तनख्वाह समझ लो, क्या है बेटा ये बताओ, तनख्वाह लिख दूं मैं तो थोड़ा और जल्दी आपको क्लियर होगा, तनख्वाह ऐसे लिखते हैं ना। आओ जरा बेटे, ये तो वो है, और ये छुट्टी की सैलरी बेटे, ये भी तो तनख्वाह में आती है ना, बोलो, है ना। आइए जरा इधर आओ, कह रहे हैं क्या, जो उन्होंने तनख्वाह से इकट्ठा किया फंड, है ना, वो वाला, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बात है ना बेटा, ये इसमें वो वाली बात नहीं है जो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना हम इधर, ये इसके अंदर वाला पॉइंट कवर नहीं है, ये फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन वाला है, ये 1923 और 1948। ओके सर, थैंक यू, हो गया क्लियर, ठीक है जी। हाँ ध्यान रखना बेटा, कभी भी ये मत सोचना डाउट पूछते हुए कि यार बाकी लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचना, वो उस दिन नहीं सोचेगा कोई, आज क्यों हम सोचें, हम अपने आप में पूरी पूरी डेडिकेशन से पढ़े, बस ये ध्यान रखना, डाउट पूछ लेना, जिम्मेदारी मेरी, जिम्मेदारी मेरी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा दूसरा बच्चा, ठीक है, हर बच्चे की पूरी इंपॉर्टेंस है। आओ मेरे बच्चों, बस डाउट मुझसे पूछ जरूर लेना, क्योंकि अभी नहीं पूछोगे फिर अगले अटेम्प्ट में पूछोगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा, पहले ही अटेम्प्ट में बढ़िया रिजल्ट आना है, वो तभी होगा जब डाउट से क्लियरिटी होगी। तो मैं मानू बेटे, हमारे चैप्टर में अब हम चल सकते हैं बेटा जी, सारे बच्चे बताएंगे यस सर वी आर रेडी, कि अब हम चल सकते हैं अपने इस बचे हुए पॉइंट को पूरा करने के लिए, है ना।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा मान रहा हूं बच्चों ने बोल दिया है और अभी बच्चे बस लिखने वाले हैं सेस पे। तो हेडिंग डालिए सारे बच्चे फटाफट से। क्या हेडिंग डालेंगे जी? फटाफट से। पी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। क्या है जी? क्या बोलते हैं उसको? पी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और इससे हमें एक लेसन मिलेगा। अगर हम लोग कहीं भी शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं तो हमें इससे एक लेसन मिलेगा जो इस पॉइंट पर हमें पढ़ने को मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ, जब भी आप किसी से शेयर खरीदो या बेचो, आप इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे जो आप यहां पर पढ़ने वाले। मैं तो शेयर खरीदता बेचता नहीं थी, मैं तो इस चक्कर में पढ़ता नहीं। मैं कहीं पे जॉब करता था, बेचारे बड़े अच्छे सीए थे जिनके यहाँ पर मैं पहले प्रैक्टिकली, एक्चुअली क्या ना, टीचिंग से पहले मैं प्रैक्टिकली नॉलेज लेने गया था। तो वो बेचारे शेयर मार्केट में बड़ा अच्छे इन्वेस्टर थे, लेकिन वो ना फोन पे ही उनको दौरा पड़ गया था जैसे जैसे उनका पैसा ऊपर डाउन हो। तो मेरे को तो बड़ा डर लगता है शेयर में। मैंने बीपी बढ़ जाए क्या फायदा। आज खैर वो गुजर चुके हैं इन्हीं सब चीजों की वजह से। सर ऐसा क्या होता है सर, शेयर के सर कोई बीपी बढ़ाता है? बेटे बीपी बढ़ा देता है। क्यों सर? हाँ, आज मैं शेयर की बुराई करूंगा बस खाली, ठीक है? अच्छा सर, ताकि हमें समझ में आए इसलिए। हाँ इसलिए। बताओ सर। बेटे एक आदमी था, अच्छा, उस आदमी ने क्या किया? शेयर्स खरीदे। लेकिन वो शेयर्स थे बेटे क्या? पार्टली पेड अप। क्या थे बोलो? पार्टली पेड अप। क्या थे बेटे? पार्टली पेड अप। मतलब सर? अरे मतलब फेस वैल्यू है 10 और पेड अप 10 से कम थी। मान लिया, लेट सपोज, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया सपोज करो 7 रुपए पेड अप थी। बताओ तो जरा, कंपनी फाइनल कॉल कर सकती है कि नहीं कर सकती? सारे बच्चे बताएंगे। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। इसका मतलब ही ये होता है कि शेयर 10 रुपए का है, 7 रुपए पे कर दिए हैं। अच्छा, तो यानी पार्टली पेड अप है। तो मतलब कभी भी कंपनी 3 रुपए के लिए कभी भी बुला सकती है कि नहीं? बुला सकती है जी। अब हुआ क्या? एक कंपनी डूब गई और लिक्विडेटर ने लिक्विडेशन शुरू कर दिया। अच्छा, यहां पर लिक्विडेशन चल रहा था और लिक्विडेटर बना रहा था अपना क्या? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और हुआ क्या? लिक्विडेटर ने देखा क्या? वर्किंग नोट बनाते हुए उसने देखा क्या? कि किन किन लोगों से मुझे पैसा मंगाना है। मतलब इसने वर्किंग नोट बनाया। यहां पर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन। सर क्या ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात कर रहे हैं? ना बेटा, ये तब बात हो रही है जब लिक्विडेटर सच्ची मुच्ची में आ चुका है, सारे कुछ बेच चुका है, अब पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ये जो लिक्विडेटर अपना वर्किंग नोट बना रहा था ना, यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहा था अमाउंट अवेलेबल की, कैलकुलेशन कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, तो यहाँ पे ना पैसा शॉर्ट पड़ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का देने के बाद में पैसा शॉर्ट पड़ गया। या ऐसा हुआ कि अमाउंट कम है, लेकिन क्या हुआ? कुछ लोग पार्टली पेड अप है, कुछ लोग फुल्ली पेड अप है। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमने पढ़ा था क्या? पहले तो हमने पढ़ा था झूठ मूठ में नोशनल खोल करके देख लेते हैं किसको मंगाना है ये निकल जाए और किसको देना है। अभी अभी तो हमने किया था कैलकुलेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डाउट पूछा था, ये जो पार्टली पेड अप है इनमें 25 रुपए मंगाएंगे, उनसे उतने मंगाएंगे वगैरह, नेट इतने रुपए लेना देना है। हाँ जी। अब सवाल ये है कि वो मंगा किससे सकता है? ऐसे तो सर मेरे दादाजी ना शेयर खरीद के गए थे, उन्होंने किसी को बेच दिए थे सर। फिर वो ताऊ जी पे आए, फिर ताऊ जी ने चाचा जी को बेचे, चाचा जी ने पापा जी को बेच दिए, पापा जी ने मुझे बेच दी सर। नहीं, उससे पहले बीच में पापा ने बड़े भैया को बेचे, बड़े भैया ने मुझे। सर तो मेरा नंबर आएगा? वो कह रहे कि तुम सबको पकड़ लिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अरे वो लोग जो लोग पिछले 12 महीने के अंदर एक दूसरे को लेते देते हैं ऐसे पार्टली पेड अप शेयर, यानी कि पिछले 12 महीने, कहां से सर, कहां से? लिक्विडेशन की डेट से पिछले 12 महीने, इन लास्ट 12 मंथ, लिक्विडेशन की डेट से, डेट ऑफ लिक्विडेशन। अगर पिछले 12 महीने में, अगर पिछले 12 महीने में किसी ने ऐसे शेयर्स में खरीद बेच की है, यानी कि सर क्या मतलब? बेटे ये बैलेंस शीट है जिस डेट को लिक्विडेशन हो रहा है। हाँ सर, ठीक है। ये कौन सी डेट की? यहां वाली डेट की बैलेंस शीट में यहां पर बना रहा हूं। अच्छा सर बताओ। यहां पर लिखा हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं। और ऐसे ही इक्विटी शेयर होल्डर
जिनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और पेड अप थी कितनी, 7 रुपए। अब उनको बुलाया जा रहा है कि आइए 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 और 3 रुपए लाइए। सर किसको बुलाया जा रहा है? मैंने कहा इनका नाम था ए, जो बैलेंस शीट डेट पर थे। यहां पर जो थे इनका नाम क्या है बेटा? ए। क्या नाम है बोलो? ए। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जो बैलेंस शीट की डेट पर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए लिस्ट। बेटे इनके अंदर भी कंट्रीब्यूशन में भी प्रायोरिटी सेलेक्ट होती है, किस वाले इक्विटी शेयर होल्डर को पकड़ा जाएगा। क्या सबसे मंगाया जाएगा? वो बेच के निकल गया पता नहीं कब का, अब वो आराम से सो रहा, उसको फोन जाएगा, हेलो हाँ पैसे ले आ जल्दी, है मैंने तो शेयर बेच दिए थे, नहीं तुझे देने पड़ेंगे। कैसा लगेगा उसको? तो किस किस को ऐसे फोन करके लिक्विडिटी बुला सकता है, वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट डेट पर जो सामने होंगे, फ्रंट पे जो मिलेंगे, इनको बोलेगा तुम्हारा नाम है ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। क्या नाम? ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। सर लिस्ट तो याद ही नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वहां पे एबीसीडी याद हुई थी। अच्छा एबीसीडी याद होगी थी, हाँ। यहाँ पर तो दो ही याद करनी है, ए और बी। क्या मतलब? सर यहाँ पर बैलेंस शीट डेट पर बेटा जो होगा उसका नाम रखा जाएगा लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज। अच्छा, और जो पिछले 12 महीने में जितने भी लोग होंगे उन सबका हम एक नाम रखेंगे। क्या रखोगे सर? उनका नाम रखेंगे लिस्ट बी। इकट्ठा एक ही नाम सबका? हाँ सबका। जो भी लोग ऐसे हैं वो सेकंड वाली कैटेगरी में आएंगे हमारे लिए कि जिनको हम बुलाएं। पहली कैटेगरी कौन होगी? जो बैलेंस शीट पर है, इनको बोलेंगे लिस्ट एक कंट्रीब्यूटरी, भैया कंट्रीब्यूशन करो। अगर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं जी पैसे नहीं, तब बी के पास जाएंगे। देखो कितना सिंपल है। यानी कि लिक्विडेशन की डेट पर जब लिक्विडेटर कंट्रीब्यूशन के लिए बुलाएगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन कर चुका है लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, वर्किंग नोट में। हाँ, तो जब बुलाएगा तो सबसे पहले किसको बुलाएगा? वो वाले इक्विटी शेयर होल्डर जो बैलेंस शीट की डेट पर इक्विटी शेयर होल्डर है, और अगर वो देने में असमर्थ हैं, यानी कि उनके बस की है ही नहीं, उनके पास में इनकम सोर्स नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे केस में किसको पकड़ा जाएगा जी? लिस्ट बी। पिछले 12 महीने में जो जो लोग हैं। क्या मतलब सर? ये बताओ सर। क्या यहां पर सर? यहां पर है टिंगू। कौन है? टिंगू। यहां पर है जिंगू। कौन है? जिंगू। यहां पर है मंगू। हाँ जी, मंगू। यहां पर है चाउ माऊ। चाउ माऊ। तब किस किस को बोला जाएगा? मैंने बेटे जिंगू को, मंगू को और चाउमाओ को, इन तीनों को पकड़ा जाएगा। इनका नाम रखा जाएगा तुम हो सेकंड प्रायोरिटी। सर टिंगू बच जाएगा? हाँ, ये यहाँ खड़ा हुआ हंसता रहेगा, कहेगा बच गया। क्या मतलब? अरे ये 12 महीने से एक दिन ऊपर हो गया था बस। कह रहा था कि अच्छा हुआ जिंगू, हाँ मैंने तुझे एक दिन पहले बेचा था, मुझे पता था 12 महीने के बाद ये फंसेगी। ओहो, टिंगू उससे गुस्से में दांत भींचेगा, कहेगा ठीक है देख लूंगा। यानी बेटे सीधी बात है, टिंगू बच जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान से, जो 12 महीने में फंसेगा, सीधी सी बात है, वो कहलाएगा बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज और उसे मांगा जा सकता है। अब लो तो बेटे सभी का है, वो कहता है कि तुम रो मत। बेटे ये सब लोग रोने लगे। उधर देखो टिंगू हंस रहा था, जिंगू, मंगू, चाउ माऊ सब रो रहे थे, फंस गए हम फंस गए। इनके बेटे खून के आंसू निकल रहे थे। लो ने इनको भी चुप कराया कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, कि तेरे लिए एक रिलैक्सेशन है। क्या? कि तू 3 रुपए अपने एक शेयर पे दे दे बस। कह रहे वही तो रोना है, वही तो रोना है कि तुम 3 रुपए मत लो मैं चुप हो जाऊंगा वगैरह। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो कैसे करेंगे? कि ये देख लो कि यहां पर कौन क्रिएटर तुम्हारे पास में तो उस टाइम पर था, उस टाइम पर जब तुम यहां पर थे, जब तुमने जिंगू, तुमने जब मंगू को बेचा, जिंगू जब तुमने मंगू को बेचा और मंगू ने वही शेयर चाउमाऊ को बेचा, और चाउमाऊ यहां पर किसको बेच करके आया था? इनको। तो तुम लोग तो तब फंसे हो ना जब उन्होंने, लिस्ट ए वालों ने पैसे नहीं दिए कि हाँ जी देखो भैया पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं कि क्रिएटर्स के नाम के। ये बता, जब तू आया था तो कितने रुपए के क्रिएटर्स बैलेंस शीट में थे? कि जी मेरे पास तो क्रिएटर्स थे एक 500 रुपए के। अच्छा बस 500 रुपए के थे? हाँ।
कि ठीक है तो तू जिम्मेदार है 500 रुपए के क्रेडिटर्स का, जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक वहां तक क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो जाएगा, वहां तक के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हुआ क्या बेटे, क्रेडिटर्स वो लटके आ रहे थे तभी से ही। ये रही बैलेंस शीट कि ये बता मंगू, हाँ जब तू तेरे पास शेयर्स थे तो क्रेडिटर्स कितने के हो गए थे? कि जी मेरे पास ना क्रेडिटर्स 1500 रुपए का बैलेंस आ रहा था। तो लो ने कहा कि देख भैया मंगू, 500 रुपए तो पहले से चले आ रहे थे, उसके लिए हम पकड़ लेंगे जिंगू को। जो अगले 1000 हैं उसके लिए जिम्मेदार तू है पूरी तरह से। और देख उन 500 में भी तेरी हिस्सेदारी होगी, क्यों? क्योंकि तेरे को तो पता था, तेरे को तो पता था, सीधी सी बात है। मंगू कह रहा ठीक है, लेकिन जो नए वाले 1000 है उसमें जिंगू को छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्रेडिटर्स बाद में आए, उसमें जिंगू को नहीं पकड़ा जाएगा। सर आगे बताओ ना कुछ। मैंने कहा बेटे इसके बाद में बात आगे बढ़ती गई, और फिर जिस टाइम पर चाउ माओ के पास शेयर्स आए, हाँ जी, उस टाइम पर उनकी बैलेंस शीट में पता है क्रेडिटर्स कितने के हो चुके थे? सर कितने के? बेटे हो गए थे 6000 के लिए। ओ, तो मंगू रोने लगा, मुझसे अब क्या 6000 में कंट्रीब्यूशन करवाओगे? तो लो ने कहा चिंता मत कर, तेरे को हम 1500 से आगे जाने नहीं देंगे। ऊपर के जो 4500 है उसके लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार रहेगा? चाउ माऊ। यानी इसका मतलब क्या है, जिंगू उन वाले क्रेडिटर्स के लिए जिम्मेदार है जो जिंगू के टाइम से अभी तक आ रहे हैं, उनको बेचारे को पेमेंट नहीं मिला, उन्होंने जिंगू को भी देखा था। तो यानी कि आज यहां पर क्लोजिंग में जब बैलेंस शीट में वो वाले क्रेडिटर्स जो शुरू से चले आ रहे हैं उसके लिए जिंगू को पूछा जाएगा, और नेक्स्ट वाला जो होगा शेयर होल्डर उसको कहां के लिए पूछा जाएगा? नेक्स्ट वाले क्रेडिटर्स के लिए, है ना? ऐसी बातें होंगी। पहले मुझे यहां तक बात बताओ, क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई है? क्योंकि अब मैं यहां पर इसके स्टेप लिखवाना चाहता हूं। जैसे आप स्टेप लिखेंगे आप कहोगे तो बड़ा आसान है, इतनी बस बात बता दो, ये कहानी समझ में आ गई। लो हमारा टोटली जो बात करता है बेटा, वो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज में किस किस को पकड़ेगा और कितनी अमाउंट तक पकड़ेगा, मैं अब यहां पर लिखाने जा रहा हूं। किस किस को पकड़ेगा ये तो आपको समझ में आ गया, कितने रुपए की अमाउंट तक पकड़ेगा मैं वो लिखाने जा रहा हूं। जल्दी से लिखें ओके और नोट ओके। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके जवाब का। बोलो बेटा, कावेरी, कोमल, दीक्षा, आशीष कहाँ है भाई? आज शैतान आज तो कहीं पे ही डायलॉग बाजी नहीं हो रही है, कहाँ गए भाई बाकी बच्चे? ब्रिजेश, मुस्कान, अजी, ओहो बाकी बच्चे कहाँ गए भाई आज? आदर्श, पार्थ, दीक्षा, कहाँ हो सब बच्चे? प्रिंसी, प्रिंस, आ गए सर समझ? यस यस। चलिए 3 बच्चों का रिप्लाई आया, बाकी बच्चे। चलिए आइए बेटे, अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे आप सुनिए जरा ध्यान से। सर अब इसको सिस्टमेटिकली लिखा दो, आपने कहानी की फॉर्म में समझाया, चलो हमने समझ लिया, अब जरा सिस्टमेटिक लिखाओ। मैंने कहा बेटे हम बनाएंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट से पहले मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज कितनी होगी? 1 और 2 दोनों में से जो कम होगी। नोट ओके अगेन। आइए इसको लिखो और फिर मुझे बताना। मैं आता हूं और क्वेश्चन के जरिए मैं समझाता हूं, ठीक है? इसको एक बार लिखो पहले एक बार। मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी भाई? जो भी हमारे बी लिस्ट वाले शेयर होल्डर्स हैं, हाँ जी, जो नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास में थे जब उन्होंने बेचे, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उनका अनकोल्ड पार्ट था। भाई कंपनी ने उनसे मांगे नहीं थे उस टाइम पर, है ना? कंपनी ने उनसे उस टाइम पे मांगे नहीं थे, तो एक तो किसी भी हम शेयर होल्डर को पकड़ेंगे ना पिछले 12 महीने में से, तो हम क्या कहेंगे कि भैया देख जितने तुझसे अनपेड रह गए, क्यों? क्योंकि कंपनी ने मांगे नहीं थे। तो ये जो अमाउंट है, एक तो पहले तो ये बता ये कितनी है? कि जी मेरे पास ना 1000 शेयर्स थे, अच्छा, और मेरे पर ना 3 रुपए मांगे नहीं थे कंपनी ने, 10-10 वाला शेयर था, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि 3000 रुपए मेरे से मांग सकती थी कंपनी, तो उसने मांगे नहीं। ओके,
दूसरा एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, प्रपोर्चुनेट क्रेडिटर्स, कि जब तू शेयर होल्डर था उस टाइम पर जो सभी शेयर होल्डर थे वो सभी लोग जिम्मेदार थे किसके लिए? क्रेडिटर्स के लिए। जिस डेट पर तू शेयर होल्डर था भैया, बी लिस्ट वाले, जिंगू पिंगू जो भी नाम रख रहा है, कि उस ये बता सभी क्रेडिटर्स में तेरे हिस्से के कितने क्रेडिटर्स थे? कि जी मेरे हिस्से के थे कितने? मेरे हिस्से के थे जी 2000, क्योंकि बाकी भी शेयर होल्डर थे। अब ये कैसे निकालते हैं हिस्सा, मैं इसी को कराऊंगा, डोंट वरी। कि जी 2000 थे, अच्छा तो भाई कितने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बस उतने तक जितने, जो भी मेरा इन दोनों में से कम है। तो लो कहता है कि भैया शेयर होल्डर जी जो पिछले 12 महीने में शेयर होल्डर फंसे हैं, प्रीलिस्ट कंट्रीब्यूटरीज जी, वो इनमें से दोनों में से जो कम अमाउंट होगी उसके लिए जिम्मेदार उनको ठहराया जाएगा। या तो उनके शेयर्स में जितना अमाउंट उनसे मांगा नहीं गया कंपनी के द्वारा, या उस टाइम पर जो भी क्रेडिटर्स थे उनको नंबर ऑफ शेयर्स में, अगर सभी शेयर होल्डर्स में आपस में शेयरिंग की जाए कि सभी को बोलें कि सभी शेयर होल्डर जिम्मेदार हैं, तो तुम्हारे हिस्से में कितने क्रेडिटर्स आ रहे थे? जी 2000। तो दोनों में से कोई भी अमाउंट, जो भी अमाउंट कम है लेस, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यहां पे कितने रुपए आएंगे बताओ बेटा? 2000। ये नहीं है कि जितना हमारा अनकोल्ड रहेगा कि सारे ही मंगवाने लगे, तो वहां पर भी ये देखा जाएगा कि कितने क्रेडिटर्स, कितने ऐसे हैं जो हमारी लायबिलिटी में हमारी हिस्सेदारी थी। सर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के जरिए बताओ, एक क्वेश्चन के जरिए बताओ। तो आओ बेटे एक क्वेश्चन छोटा सा मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए, सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से निकालेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये है सर, क्यों टाइम वेस्ट करते हो आप हमारा। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 निकालेंगे सारे बच्चे फटाफट से। तो जी सारे बच्चे फटाफट से निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिजेश और मुस्कान और जो एक और बच्चा कौन था, ब्रिजेश और मुस्कान दो ही बच्चे। अच्छा बेटा, ये जो मैंने अभी इससे पहले बात लिखी वो बात समझ में आ गई? ये वाली बात मुझे बताएं जल्दी से, ब्रिजेश और मुस्कान, ये वाली बात समझ में आ गई? आओ इसके जरिए मैं समझाता हूं आपको, इस क्वेश्चन नंबर 4 के जरिए, है ना। तो मुझे बस इतना बता दो पहले, मुस्कान और ब्रिजेश, क्योंकि आपको पॉइंट में डाउट था कि ये वाली बात समझ में आ गई जो मैंने अभी सामने दिखा रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, उसके जरिए समझेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे फटाफट से। बताओ बेटे इस केस में कंपनी में लिक्विडेशन कब हुआ? ध्यान रखना ये कहानी कब है, जब सारा काम हो चुका है, लिक्विडेटर बुला रहा है, ये तब की बात है। अब ये मत कहना बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो जो डायलॉग चलता है ना, वो उसमें मुर्गी के लिए बोलते हैं शायद, वो है ना। हाँ तो लेकिन बेटे इसके बाद जाने का है, बुलाता है जाने का है। अच्छा अच्छा, आओ जरा, कमेंस्ड ऑन अप्रैल 2022, क्या कहते हैं जी, लिक्विडेशन कब हुआ बताओ? 1 अप्रैल, सॉरी अप्रैल 2022। बेटे ये बताओ जब ये लिक्विडेशन अप्रैल 2022 को शुरू हुआ, तो पिछले 12 महीने कहां से कहां तक बनेंगे? इससे पहले 12 महीने काउंट कर लो। 1 अप्रैल 2021, वाह 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 वाह, यानी जो इस रेंज में आया वो गया, इससे पीछे कोई होगा तो वो नहीं। चलिए जरा बताओ सर, मैंने कहा ये बताओ बेटे, 12 महीने तो हमने काउंट कर लिए, जरा आइए जरा देखें तो जरा कौन कौन लोग हैं जो इसमें आएंगे। और पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन क्या कहता है, सर्टेन क्रेडिटर्स, कुछ क्रेडिटर्स कुड नॉट रिसीव पेमेंट आउट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। कह रहे हैं जो बैलेंस शीट डेट पर थे ना, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनको बेचारों पेमेंट नहीं मिला। तो ये क्या कहते हैं, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफर विच टुक प्लेस, क्योंकि बेटे कंपनी के पास में तो सारा रजिस्टर मेंटेन होता है कि कौन कौन शेयर होल्डर किस किस टाइम थे। तो लिक्विडेटर ने क्या हुआ, पन्ने पलटने शुरू करे, ऐसे ही पन्ने पलटे, और फिर कहा अच्छा, फिर फोन किया, इन इनको बुलाओ, किन किन को फोन कर सकता है वो, ठीक है ना, किन किन को, जो पिछले 12 महीने में रहे हैं। बेटा 12 महीने में कौन कौन रहे हैं?
1 अप्रैल 2021 से पहले वाले छांट लो, पहले जो नहीं होंगे। बताओ बेटे, एक ये मिस्टर एक्स हैं, क्या ये पिछले 12 महीने में होंगे? सोच के देखो जरा। सर ये तो ना इस दिन मेंबरशिप से हट गए थे। कौन सी डेट है वो? 1 मार्च 2021। ये 1 मार्च 2021 1 अप्रैल से पहले आती है कि इस घेरे में आ जाएगी? घेरे में नहीं आएगी सर, यानी कि ये तो आजाद हो जाएगा, यानी ये तो बच गया। ओ ये हंस रहा होगा। बच गया, बच गया, बच गया, यानी बेटे ये पकड़ में नहीं आएगा। ओ नो। आओ जरा, फिर बताओ बेटे किसका नंबर लगेगा? 1 मई मिस्टर ए की बात करो। ये बात फंस गया, फंस गया। 1 जून जुलाई, ओहो बेटे ये पिछले 12 महीने में पकड़े गए। वाह 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 वाह। तो ये क्या कह रहे होंगे? ओ नो, ओ नो, लिक्विडेटर ने पकड़ लिया, ओ नो, है ना? तो लिक्विडेटर हंस रहा होगा, आ जा जल्दी आ। जब इनको बुलाया होगा तो पता क्या कहा होगा? इन सबको एक ही साथ बिठाया होगा मीटिंग में। हाँ भाई, ये बताओ तुम्हारे शेयर्स पर कितना कितना पेंडिंग है? तो बताइए इन्होंने क्या बोला। देखो जी, 10 रुपए वाला शेयर है, हाँ जी। 6 रुपए पेड अप है, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? 4-4 रुपए पेंडिंग है कि हाँ जी? कि कहानी ये है कि 4 रुपए दो। ये सब लोग लड़ने लगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कि कैसे नहीं दोगे, लो कहता है। तो लिक्विडेटर ने कहा कि आओ तुम्हारे लिए एक रिलैक्सेशन है, लेकिन तुम्हें करना जरूर है। तो मैं आंसर नंबर 4 को सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन के साथ करा रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। हम कैसे लिखेंगे जी इसको? स्टेटमेंट, लिक्विडेटर ये स्टेटमेंट बनाएगा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर बी लिस्ट contributories, B list contributories। और यहां पर होगा क्या बेटा जी? यहां पर कुछ कैलकुलेशन चलेगी, फिर यहां पर हमारी अमाउंट निकल के आएगी। तो बेटा जी, तो पहला कॉलम हम बनाते हैं किस चीज का? पार्टिकुलर्स का। और फिर हम बनाते हैं जिन जिन के बारे में बात हो रही है। किन किन के बारे में बात हो रही है? जो पिछले 12 महीने में ABCD, अच्छा इनकी बात हो रही है। तो ABCD का नाम लिखो। ए हम बताते हैं तुम्हें कितने रुपए लाने हैं, पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। ए रो रहा है, बी भी रो रहा है, सी भी रो रहा है, और डी भी रो रहा है, और कह रहा है किस मरे ने कह दिया था मुझे ये शेयर खरीदने के लिए। बहुत दुखी है, बहुत दुखी। ठीक है, आइए जरा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ बात, क्या? क्रेडिटर्स की बात। और यहां पर लिख रहा हूं A B C और D। ठीक है बेटा। तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक लायबिलिटी निकालेंगे क्रेडिटर्स वाली, कि प्रपोर्शनेट क्रेडिटर। सबसे पहले हम निकालेंगे मिस ए, नहीं ए नहीं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलेंगे? नंबर 1, नंबर 1 लायबिलिटी, या इसको ऐसे करेंगे प्रपोर्शनेट क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे? प्रपोर्शनेट क्रेडिटर्स। कि भाई क्रेडिटर्स में किस किस का कितना हिस्सा है ये निकाल लो। नंबर 1 बात, उसको उससे ज्यादा तो नहीं परेशान किया जाएगा कि नहीं जी। और क्या होगा, और क्या होगा? नंबर दूसरी बात, कि ये देख लो कि जो उनकी शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है, ठीक है, अनपेड ऑन शेयर्स, कितने रुपए उनके रह रहे थे, वो निकाल लो। इसके लिए जरूरी है कि हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स पहले से लिख के रखें। बताओ बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे? ए के पास थे 1000, बी के पास थे 1500, बेटा सी के पास कितने थे? 300,
और डी के पास थे कितने 200। मैं रुक गया जी, रुक गया। तो इन दोनों में से जो कम आएगी अमाउंट, दैट विल बी लायबिलिटी फॉर दुखी दुखी पर्सन। दैट विल बी लायबिलिटी फॉर बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। लोअर ऑफ 1 and 2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। मतलब मैं तो कहता हूं, हे भगवान, ये क्वेश्चन जल्दी से आ जाए एग्जाम में। जब भी आएगा 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाता और नंबर दे आता है पूरे। कई बार ये 8 नंबर का जाता है। मैं वो पहले पहले आया करता था 5 नंबर। अब तो जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 या 8 नंबर के आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे। तो यहां तक सब बात ओके है, मैं चलूं आगे। आइए चलते हैं। देखिए जरा, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे, पूरा ध्यान इधर रखेंगे। ये बताओ, पहली बात तो पर शेयर पर कितने रुपए की अमाउंट पेंडिंग थी? 4-4 रुपए की। तो मैं ये कह सकता हूं बेटे, इनकी जो अमाउंट आ रही है 4-4 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा इनसे मांग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए इनसे मांग सकते हैं, 4 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए ज्यादा से ज्यादा इनसे मांग सकते हैं, और 200 चौक, हाँ, और 800 रुपए ज्यादा से ज्यादा मांग सकते हैं। बस इससे ज्यादा इनको परेशान नहीं कर सकते हैं लिक्विडेटर जी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, जो बैलेंस शीट डेट पर शेयर होल्डर होते हैं लिक्विडेशन की डेट पर, हाँ बेटा, वो ही होता है ए लिस्ट। ये है कौन? बी लिस्ट। ए लिस्ट को तो टेंशन नहीं होती, ए लिस्ट तो सामने होता है। बी लिस्ट में छाटना पड़ता है लिक्विडेटर को कि किस किस को बुला सकता हूँ, किस किस को बोल सकता हूँ। लो ये कह रहा है भाई साहब, ये पेमेंट तेरे को करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है यहां तक तो बात ओके है। अब बेटा बस क्रेटस में हिस्सेदारी और हो जाए तो मजा आ जाए। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले कौन गया था यहां से, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। सर सबसे पुराना ना, हाँ जी, सबसे पहले कौन गया था सबसे पीछे? पहले डेट कौन सी आती है? मई, 1 मई 2021। हाँ, फिर 1 जुलाई आई, फिर नवंबर, और फिर फरवरी 2022। ओके जी, ओके, समझ गया। तो यानी इसका मतलब क्या है, सबसे पहला नंबर ए का लगेगा। हाँ भैया ए। जिस टाइम पर तुम गए, कितने क्रिएटर्स को यहाँ दुखी होने के लिए छोड़ के गए थे जी? 6,000। और वो 6,000 तब से लेके आज तक दुखी है। तो तुम सब लोग जिम्मेदार हो, ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि जब भी तुमने शेयर्स खरीदे बेचे, ये 6,000 तो तब से बैलेंस शीट में चले आते हैं। ठीक है, आइए जरा। तो 6,000 जो है, क्या कहा मैंने बेटा? सबसे पहले इन 6,000 क्रिएटर्स की बात करो। ये जो 6,000 क्रिएटर्स हैं, इनकी बात करो। जो ये क्रिएटर्स हैं 6,000, बताओ सर क्या बात करें इनके बारे में? बोलो, कितने कितने लोग तुम लोग हो? कि जी हम हैं 1,000, 1,500, 300 और 200 शेयर्स वाले लोग। सर और को क्यों नहीं पकड़ते हो? बेटा वो तुम्हारे से पहले ट्रांसफर करके गए थे। कि सर ये बताओ, जिस टाइम पर हम ट्रांसफर नहीं करके गए थे, हमारे अलावा और लोग नहीं थे क्या? कि हाँ, और लोग नहीं थे, वरना उनका भी नाम यहाँ पे लिखा होता। चलो फिर, अब बताओ जी। सर और भी तो हो सकते हैं। बेटा वो फुल्ली पेड अप होंगे, तुमने क्यों पार्टली पेड अप किया? कि जी कंपनी ने मांगे नहीं थे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, काम की। यानी पहली बात ये क्लियर है कि इनके अलावा कोई और शेयर होल्डर यहाँ पर होंगे नहीं बीच में, है ना? वरना होते तो वो कैसे फुल्ली पेड अप होते? सिर्फ यही कैसे पार्टली पेड अप होते? कंपनी ने मांगा ही नहीं होगा, है ना? तो ये बात हम ऐसे क्लियर करते हैं कि पिछले 12 महीने में यही लोग थे बस, टोटल शेयर होल्डर। आइए, तो ये क्रेटस की जिम्मेदारी ए से चली आ रही है। 6,000 क्रेटस तो तब से चले आ रहे हैं जब ए हुआ करता था। ठीक है जी। ए के बाद में सर कौन? बी था क्या ना? ए के बाद में जो भी था, वो शेयर होल्डर बैलेंस शीट डेट पर देखा, उसके बस की नहीं था, तो उससे पूछा गया तूने किससे खरीदे? वो उसने कहा कि रजिस्टर में देख लो। रजिस्टर में देखा तो तेरा नाम आया भैया मिस्टर ए। ओके, क्योंकि वो नहीं दे पा रहा है इसलिए। तो ये मत सोचना कि ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। ये नहीं है यहाँ पर, ना ना। जो क्रिएटर, मान लिया शेयर होल्डर मैं हूं, मान लिया अजय राठी है बैलेंस शीट डेट पर,
शेयर होल्डर, और अजराठी ने खरीदे थे ए से। 1 साल के अंदर अंदर ए फंस गया, तो मेरे टाइम पे भी तो ये 6,000 क्रिएटर है। हाँ है, तो ये 6,000 तो तब से दुखी है ना। हाँ तो आओ जरा, तो 6,000, और ये बी, बी भी 12 महीने में है, सी डी सब लोग 12 महीने के अंदर इसकी हिस्सेदारी करेंगे। जरा करना एक बार फटाफट से, बांटो बेटे, 1,000 को सब में बांटो, सॉरी 6,000 को सब में बांटो। 6,000 इंटू 2500 कितना हो गया, 2500 3,000, 6,000 इंटू 1/3 हो गया ना, 1,000/3,000। ये आ गया जी इनके हिस्से में, आ गया जी, कितना आ गया जी, ये आ गया जी इनके हिस्से में आ गया 2,000। उनके हिस्से में कितना आएगा जी, 3,000। 3,000 के लिए तुम जिम्मेदार, 600 के लिए तुम जिम्मेदार, और 400 के लिए तुम जिम्मेदार। हमने 6,000 को बांट दिया इनके शेयर्स के रेशो में। चलिए, ये उस डेट पर क्रेटर्स थे जब ये शेयर होल्डर थे। फिर ए चला गया, हाँ, उसके बाद में और भी नए क्रेटर्स आए, हाँ जी, तो उनके लिए क्या हम ए को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। तो इसका मतलब क्या है, अब बाकी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? बाकी के लिए जिम्मेदार ये नहीं होगा जी। मेरे बाद में तुम किसी के घर में चोरी कर लो, किसी को लूट आओ, तो भैया मेरे को मत जिम्मेदार ठहराना। जिस डेट को मैं शेयर होल्डर नहीं था, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। शैतान, आओ जरा, ये ब्रिजेश शैतानी करना शुरू कर दिया। आओ जरा, तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो क्रिएटर्स है, नेक्स्ट वाले क्रिएटर्स बताओ कि नेक्स्ट वाले क्रिएटर्स कितने हैं। कि जी देखो, टोटल बैलेंस तो हमें पता है। अच्छा, टोटल बैलेंस कितना है? कि जो आप क्रिएटर्स बढ़ के ना 7,500 हो गए थे। अरे मैंने तुमसे पूछा है नेक्स्ट क्रिएटर्स बताओ। कि जी 7,500 हो गए थे, घटा लो ना पुराने वाले 6,000, उनका तो बंटवारा हो चुका। हाँ, तो अगले वाले कितने हैं? कि जी 1,500 हो गए, कॉमन सेंस। अच्छा, तुम हमें कॉमन सेंस सिखाओगे? हाँ, बताओ बेटे। तो ये बांटो बेटे इसमें, यानी कि इसके हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। अब ये किस में बटेंगे? ये बटेंगे बी, सी और डी में। ये किस में बटेंगे बेटा? बी, सी और डी में। तो आइए जरा बांटते हैं बेटा जी। तो बी और सी का डी का कितना रेशो बेटे? 1,500, 300 और 200। बांटना बेटे, 15 और 3 18 और 2, ठीक है, 2,000 हो गए ना। जरा बांटना, 1,500 इंटू 1,500 कितना हो गया? 1,125 तो इसका हो गया। 1,125 इसके हिस्से में। सर ए के हिस्से में नहीं आएंगे ना बेटा, उधर निकल गया। इंटू ये क्रेडिटर्स इनके बाद जनरेट हुए बैलेंस शीट में, इनके आगे जी 225, और फिर इंटू 200 कितने हो गए जी? 150। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वाले क्रेडिटर्स, बेटे मुझसे आगे आगे चलेंगे अब सारे बच्चे। नेक्स्ट वाले क्रेडिटर्स कितने के? भाई कहां तक का हिसाब किताब हो चुका था? कि जी 7,500 तक। अच्छा, यहां तक कर चुके हो? हाँ जी। अगले कितने हो गए? अब टोटल हो गए जी 18 8,000। ओहो, ओहो, 8,000 की बात करना चाहते हो? 7,500 तो पहले निपटा चुके हो, यानी नेक्स्ट वाले कितने? 500। बस एक बात ध्यान रखना, जहां तक का हिसाब किताब हो जाए उससे अगले के लिए आगे के शेयर होल्डर जिम्मेदार। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी सिंपल। बांटना जरा। अब ये किस किस में बटेगा? सर बी तो निकल गया, हाँ जी, तो नंबर अब किस किस का आएगा बताओ? सी और डी का। आओ जी, 300 और 500, 200 हो गया इन दोनों बंटवारा। नेक्स्ट वाले क्रिएटर्स, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, ये तो बड़ा आसान है सर। सर पहले क्यों नहीं कराया? इसीलिए तो, क्योंकि ज्यादा टाइम लेता ही नहीं है। आपको दिमाग लगाना था बड़ी बड़ी चीजों पे, आप निकाल लगा चुके हो। अब बताओ बेटे कितने के क्रिएटर्स हैं? सर जी अब तो ना 9500 के हो गए। अच्छा, कितने तक का हिसाब किताब तुम कर चुके हो? कि जी 8,000 तक। अच्छा, तो नेक्स्ट वाले कितने? कि जी नेक्स्ट वाले हमारे हो गए हैं फिर से 500। ओ फिर से 500।
आओ जरा। तो इस 500 के लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए तो जिम्मेदार यही होगा, अकेला फंस गया ये वाला। क्या इसको पूरे 500 मिल पाएंगे? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आइए जरा यहां बात करते हैं बेटा इसकी। तो जो क्रेटस में हिस्सेदारी आई लायबिलिटी की, वो कितने रुपए की आई? आइए जरा देखते हैं बेटे। 2000 के लिए तो ये जिम्मेदार है, पर क्या इससे 2000 की वसूली की जाएगी कि 4000 की वसूली की जाएगी? कि जी 4000 ज्यादा से ज्यादा इसके आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन क्रेटस में हिस्सेदारी कितनी थी? 2000। तो इससे कितने रुपए ले सकते हैं हम? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बोलो? सिर्फ 2000। मैं रुक गया, आप मुझसे आगे आगे करो। नेक्स्ट इसकी बात अगर करें, 3000 और एक कितने हो गए जी? 4125। क्या कहा मैंने बेटा? 4125। 4125 बेटा। इतने कितने? 6000। तो दोनों में से कम क्या है बेटा? 4125। 4125, इससे ज्यादा इसको नहीं बुला सकती। ठीक है जी, ध्यान से आगे आओ बेटा। इधर बात करो। 600 और 2, 6 और 2 8 और 3 11 बेटे। 1125 के लिए इसको बुला सकते हैं, हाँ जी। और इधर इसको कितना? 1200 मैक्सिमम है, तो कितने के लिए बुला सकते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा? 1125 के लिए। हाँ हाँ, आइए जरा अब हम बात करते हैं इसकी। भाई इसकी बात करें, 4 और एक 5 और 2 7, कितना हो गया? ये हो गया 5 0, 5 और 2 7 और एक 8 और 4 12। भाई इसको कितने के लिए बुला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 1250 के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओहो, गड़बड़ हो गई। ये तो 1500 था। ये तो बेटे 1500 है बाबू। ये बेटा 1500 है, 9500 है ना? हाँ, ये 1500 हो गया ना। नेक्स्ट ओ, बच्ची ने बताया मेरे को कितने। अच्छा, प्रिंस ने बताया। वेरी गुड प्रिंस, वेरी वेरी गुड। आदर्श, ओके, वेरी वेरी गुड। आइए जरा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने के लिए बुला सकते हैं हम इसको? फिर इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी भी बदल जाएगी कितने की? 2250 के लिए। ज्यादा से ज्यादा 2250 के लिए बुला सकते हैं। और इधर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 800, यानी कितने के लिए इसको परेशान किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए, बस दोनों में से जो कम है। हाँ बिल्कुल सही कावेरी, क्योंकि मेंबर सीज हो रहे, बंद हो रहे हैं मेंबर, मेंबरशिप छोड़ गए। एक बार बताओ, टोटल जो कलेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा इनसे कलेक्ट? जरा देखना एक बार। टोटल जो कलेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा बेटे? 9000 नहीं करना जरा। 800 प्लस 1125 प्लस 4125 प्लस 2000, 8050 हम कलेक्ट करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन बेटे क्रेटस कितने के हैं बाबू? तब क्रेटस तो 9500 के। तो जो 9500 हैं, अब ये बताओ उसमें से किस किस का निपटारा होगा? जो 9500 है टोटल अमाउंट अवेलेबल है, उसमें से किस किस का निपटारा हम कर पाएंगे? सबसे पहले बेटे शुरू से शुरू होंगे, ध्यान रखना बेटे। जो पुराने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान से। कितना? ये कितना देगा बोलो? 2000। और ये मतलब कितना पेमेंट हम कर पाएंगे बेटे? 6000 का निपटारा हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर 6000 के बाद में 1500 का निपटारा हो जाएगा, हाँ जी, इनका भी निपटारा हो जाएगा। फिर अगले वाले 500 का हो जाएगा, हाँ जी, बिफोर बेसिस पे निपटाएंगे। हाँ जी, कितने रुपए बचे? जी निपटा दो। माइनस 6000 माइनस 1500 माइनस 500
बचे हैं कितने, सिर्फ 50। ओ माय गॉड, ये जो बाद में आए थे ना क्रिएटर्स, ये क्योंकि सबसे पहले बेटे फीफो बेसिस पे निपटाएंगे, तो ये जो अमाउंट कलेक्शन होगी, इन 9,500 तो हम दे नहीं पाएंगे। अवेलेबल कितना है हमारे पास, जितना अवेलेबल है उतना ही तो दे पाएंगे। यस सर। टोटल जो 9,500 के क्रिएटर्स हैं, हम उनको कितना दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 8,050। तो मैं रुक गया, अभी के अभी आप लोग करेंगे, मैं रुक गया, आप लोग अभी के अभी करेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, और मैं आपको पूरे 2 मिनट 3 मिनट का 4 मिनट का टाइम दूंगा। इसके बाद हम अब करने वाले हैं जी, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको अभी के अभी करना है मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 26। बेटे क्वेश्चन नंबर 26 कीजिए फटाफट से। आप लोग करोगे, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, 2 से 3 मिनट का।
सिर्फ एक बच्चे ने किया अभी, कोमल ने। चलो मैं शुरू हो जाता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26। पहली बात बेटा, इसमें डेट ऑफ लिक्विडेशन क्या है? कहाँ गया? हार्ड कॉपी खोलूं? चलो कोई यहीं से करता हूँ। हाँ जी, डेट ऑफ लिक्विडेशन क्या है बेटा यहाँ पे? 15 सितंबर 1986। क्या है जी? 15 सितंबर 1986। ये बताओ पिछले 12 महीने कहाँ पे खत्म होते हैं, कहाँ पे होते हैं? जरा आइए जरा। तो मैं बात करूं 15 सितंबर, क्या 15 सितंबर 1986, ये कौन सा है जी? 15 सितंबर 1986 है, तो वो कौन सा? 85। 12 महीने। आपका भी हो गया प्रिंस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो पिछले 12 महीने में जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर ट्रेसेबल है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा जी? एल तो बच गया, बच गया जी, बच गया, तो कवर नहीं होगा, ये तो अगस्त में है। आइए जरा, लेकिन बाकी के लोग यहाँ पर कवर हो जाएंगे, अब चेक कर लो। MNOP बेटा, इंक्रीमेंटल जो क्रिएटर्स हैं, इंक्रीमेंटल जो क्रिएटर हैं वो कितने हैं? देखो ये 12,000 के लिए जिम्मेदार होंगे कौन कौन? MNOP। ये क्लास में मैं कराऊंगा आपको, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना? आपने कर लिया होगा, तो इनके रेशो में बटेगा। फिर दूसरी बात, 12,000 तो बटेंगे इनके रेशो में। फिर नेक्स्ट वाले कितने बेटे? 5,400, वो बटेंगे किसके रेशो में बोलो? M तो चला गया, NOP तीनों बट जाएंगे। नेक्स्ट अगला कितना है बेटा? यहाँ पर 4 6 और 6 कितना हो गया? घटाना 17,400 है ना? 18,600 माइनस 17,400 कितना हो गया बेटा? नेक्स्ट 1,200। सॉरी 1,200। और फिर क्या हो गया? 22,000 माइनस 18,600 कितना हो गया? 3400। कर लिया था इजी। आइए जी, तो बाकी तो आप कर ही लोगे। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारा, वो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। सर सजेस्टेड आंसर में जो थ्योरी लिखा है वो भी लिखना होगा आंसर में। हाँ बेटा लिखना होगा बिल्कुल। आइए जी बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख रहा हूं जानबूझ के क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट है, वरना ये भी आसान है। ठीक है जरा देखिए जरा। पहले तो देखो ये लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ, पहले तो ये चेक करो। लिक्विडेशन कमेंस कब हुआ? 1 फरवरी 1997। ठीक है, और लिक्विडेटर ने कॉल करनी शुरू करी प्रेजेंट को, तो प्रेजेंट वालों के बस की नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? पास्ट वालों को बताना शुरू किया। ये लाइन पढ़ो अच्छे से। आपसे पूछा जा रहा है क्या? क्वांटिफाई द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो वाले प्रेजेंट वाले हैं और जो अगर नहीं देते हैं वो, ठीक है ना? तो पहले वालों को बताओ, ये मानते हुए कि जो मिस्टर एक्स है जिसको शेयर्स ट्रांसफर किए गए थे अपने फादर के हाँ मतलब आर से शेयर्स किस पे आ गए? उनके पिता से। उनके पिता थे कौन यहाँ पर? मिस्टर आर। तभी यहाँ पर ब्रैकेट में इसके लिखा हुआ है आर का
बेटा कौन है, एक्स, आर से एक्स के पास ट्रांसफर आ गई। बेटा सीधी सी बात है, जैसे पिता की संपत्ति पुत्र के पास आती है या मतलब बच्चों के पास जाती है, तो वो उनके साथ में जिम्मेदारी भी आती है। तो ये लायबिलिटी एक्स पर आ गई, तो हम यहाँ पर बात करें तो ये जिम्मेदारी अब किसकी होगी बेटे, एक्स की। ठीक है, बस इतना सा नया पॉइंट था यहाँ पर और कुछ नहीं, पर फिर भी कर लीजिए इसको। क्या कहते हैं, आइए जरा बेटे किस किस को पकड़ा जाएगा बताओ। जो फरवरी 1 1997 से पिछले 12 महीने, यानी मैं कह सकता हूं फरवरी 1 1996, यानी कि जो पिछले 12 महीने में 1 फरवरी 1996 की रेंज में आ जाएंगे, उनको पकड़ा जाएगा। आइए जरा, अब यहाँ पे कौन कौन है, क्या ये पी फंसेगा कि बचेगा, पी तो बच गया जी, ये लायबल नहीं होगा, ये तो गया जी, बच गया जी। अब क्यू की बात करो, क्यू पकड़ा जाएगा, हाँ जी बिल्कुल फरवरी में आया। आर पकड़ा जाएगा कि जी आर तो खत्म हो गया, आर तो एक्सपायर हो गया, उसके जो बेटे हैं मिस्टर एक्स, हाँ उनका नंबर लगेगा जी। जो एस हैं, जो यू हैं, हाँ जी इनका नंबर लगेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि ये चारों लोग यहाँ पर आएंगे। सर समझ में आ गया सर। हर बार जब भी क्वेश्चन आपने कराया सर, सबसे शुरू वाला बचा है, ये मत करने लगना कि सर टॉप वाला हमेशा बचता है, नहीं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसी चीज मत बना लेना दिमाग में कि सर सबसे शुरू वाला बचता है हमेशा क्वेश्चन में, हमने तो देखा है 3 क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ, बिल्कुल नहीं। आइए जरा, तो एक बात बताओ, 100 रुपए का शेयर था, 80 रुपए मांगे गए। बेटे कितने रुपए रह रहे हैं, 20 रुपए पर शेयर। तो देखा जाए तो सभी की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आएगी, 20 रुपए पर शेयर, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्या मैं इसको यहीं से करा दूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ये क्वेश्चन कराने में भी थोड़ा अजीब सा लगेगा कि आप भी कहोगे सर क्या करा। बेटे 400, 200, 700, 1000, ठीक है। 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 20 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट कितने रुपए बैठेगी, 400 इंटू 20 कितना हो गया, 8000। ऐसे 200 इंटू 20, 2000, 14000 और 20000, इससे ज्यादा इनसे मांग नहीं सकते। नेक्स्ट, अब क्रेडिटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेटे, क्रेडिटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेटे स्टार्टिंग में कितना, 12500 है ना। 12500 थे, वो इनके रेशो में बट गए, किसमें, 4, 2, 7 और 10, इस रेशो में बट गया। नेक्स्ट, अब बेटा जो क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए वो कितने हैं भाई, अब जो क्रेडिटर्स हैं इनके टाइम पर कितने हो गए थे बेटा जी। इनके टाइम पर क्रेडिटर्स कितने हो गए थे, हमने 12500 तक निपटा लिए, कितने और बढ़े यहां से लेकर यहां तक, कितने हो गए 15000 तक, 2500 और बढ़े बेटा, वो हमने यहाँ पे लिख दिए 2500। अब 2500 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अगले में होगा 2:7:10 बेटा। फिर नेक्स्ट वाले 3000 है, उनका किसमें होगा 7:10। नेक्स्ट 12000 का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, ये तो सारा का सारा इसी में आएगा। तो ये आ गई इनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लायबिलिटी, इससे ज्यादा इनको परेशान नहीं कर सकते। तो दोनों में से जो कम है अब हम उस पे जाएंगे, दैट विल बी योर फाइनल लायबिलिटी फॉर बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। यानी लिक्विडेटर जो परेशान कर भी सकता है, परेशान क्या मतलब भाई, वो तो बुलाएगा, वो तो अपना काम कर रहा है, वो किस किस को कितने रुपए के लिए बुला सकता है। ठीक है, तो आइए जी, जो लोअर है मैं उसकी बात बताता हूँ। मिस्टर क्यू से हम कितने की बात कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये वाली 2170, जो दोनों में से कम है। बेटे मिस्टर एक्स को पकड़ेंगे क्योंकि पिताजी तो उनके हैं नहीं इस दुनिया में, एज पर क्वेश्चन, तो ये इतने के लिए। ऐसे बेटे मिस्टर एस, ठीक है, मिस्टर टी, टी नहीं सॉरी यू, वो एबीसीडी याद आ रहे थे ना, यू, तो ये कितने के लिए बेटा, दोनों में से कम क्या है, 20000। इतने के लिए। तो मेरा ख्याल है सब कुछ ओके है, आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी को, प्लीज मुझे बताएं। वैसे तो आपने कर ही लिया, पर फिर भी मेरा पूछने का थोड़ा ये है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि मिस्टर एक्स जिसे ट्रांसफर किए गए थे वुड बी लायबल। बस इस बात को बता दिया गया। ठीक है, पी विल नॉट पे, कह रहे हैं पी नहीं पे करेगा, क्यों नहीं पे करेगा, क्योंकि भैया वो 1 साल से पहले ट्रांसफर कर। कह रहे हैं टी विल आल्सो नॉट लायबल, क्यों, क्योंकि जो उसका ट्रांसफरी है, यहां पर इस क्वेश्चन में एक बात और भी बोली गई है। ये जो है मिस्टर टी,
ये जो क्वेश्चन में मिस्टर टी है अलग से बता रखा है, जेड वाज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय टी, जेड पेड। ठीक है जी, वो निपट गए होंगे, यहां पर से तो चले गए। आइए जरा फिर क्या कहता है जी, यहाँ पर ध्यान दें अगली बात जी, क्यू आर एस टी ये लायबल होंगे क्योंकि फॉर्मल मेंबर है टू द एक्सटेंट जहां तक वो अमाउंट आ रही है। सबका हो गया, ओके चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, वैसे तो इजी है क्वेश्चन, ये तुमने कर ही लिए। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो यही था, इसमें बिलियर्स कंट्रीब्यूटरीज में ऐसा कोई भी नहीं है इसमें कि भाई आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है। जरा एक बार चेक करना फटाफट से, पेज नंबर 4.42 पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से। और प्लीज कभी भी एग्जाम के जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं उन पे हंसना नहीं होता हमें, अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस वाह वाह सर वाह। ये आपकी मेहनत है जो ये बात कहलवाना चाहती है, लेकिन कहना मत, क्योंकि कभी भी हल्का नहीं लेना एग्जाम को। उस टाइम पर प्रेजेंटेशन और क्लिक की बात है, कई लोग नहीं कर पाते तो थोड़ा कम नंबर लाते हैं, उस टाइम की बात है, उस टाइम पर कर दो फिर बोल लेना। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखिए इसका होमवर्क। इस क्वेश्चन में बस एक ही खास बात है, क्या ये जो मिस्टर एस हैं इनका शेयर जो है किसको ट्रांसफर हुआ था, मिस्टर एक्स को। ये रहा, एक्स वाज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस, और एक्स ने बाद में जाकर के 30 रुपए पर शेयर पूरे कर दिए थे। क्यों, इन एक्स ने एडवांस दे रखा था और वही उस पर पेंडिंग था। 100 रुपए का शेयर है जी, और 70 रुपए कोलप थे, 30 रुपए कोलप नहीं थे। इस क्वेश्चन में बस यही एक मेन पॉइंट है, यानी कि एस को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, भले ही वो पिछले 12 महीने के अंदर आ रहा है, लेकिन एस को लायबल नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि उसके शेयर्स जिसको उसने भेजे थे वो फुल्ली पेड अप हो गए थे। यानी इसका मतलब जब हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स निकालेंगे तो अगले वाले के लिए इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स पूरे पूरे 10,000 होंगे, ये बस ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो कोई भी कुछ इसमें कुछ ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं क्लास में कराऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, तो प्लीज ये क्वेश्चन आप लोगों को लेकिन आज करने हैं। और एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि प्लीज मेरे को सॉल्यूशन करके उसको व्हाट्सअप जरूर करना। आप लोग होमवर्क में आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन और फेस टू फेस में एक ही चीज है कि ऑनलाइन हमें चीजें मिलती है तभी पता चलेगा। तो आप अपने सॉल्यूशन की पीडीएफ बना के भेजेंगे, कावेरी ने भेजी थी सबसे पहले पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है, मतलब सॉरी इसी वाले चैप्टर में, और उसके बाद में बाकी बच्चों ने भेजी, लेकिन नाम मेरे को किसका याद है, कावेरी का, क्योंकि वो इनिशिएट करती है हमें, उसने इस पॉइंट पर इनिशिएट किया। आप बच्चे लोग भी इनिशिएटर बनिए। आज ये बिलीस कंट्रीब्यूटरीज का मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले सारे के सारे सॉल्यूशंस बना करके मुझे भेजेगा, प्रेजेंटेशन के साथ आने चाहिए। देखो भाई ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी भेज दो, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। मैं देखना चाहता हूँ आपकी कॉपी पे प्रेजेंटेशन कितनी आप लोग उस पर वर्क कर रहे हो। सही तो बेटे सब करते हैं, ठीक है। और अगली बात देखो, अब चैप्टर तो खत्म है, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब तुम खुद ही देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह रहा जी, तुम्हारे सामने सारी सिचुएशन तुम अपने आप कहोगे कि अरे ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेटा सेम इसी तरह की बात यहाँ पर थी, जे जो है उनका भी शेयर जिसको ट्रांसफर हुआ था वो फुल्ली पेड अप हो गया था बेटा, सेम इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कि जो शेयर्स हैं जे वाले वो किसके पास चले गए थे, आर, और उसने कॉल इन एडवांस से पेमेंट कर दिया था। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन 2 बार लगातार एग्जाम में ऐसे कैसा है, सिर्फ फिगर चेंज होती है, ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन है, तो डिस्कशन का कोई फायदा नहीं, आप लोग कर ही लोगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बिलीस कंट्रीब्यूटरीज पर, और कौन सा क्वेश्चन है जी, मई 2018 का क्वेश्चन नंबर 35। बेटा जिसने हाथ से सोल्व कर लिए सारे वो उम्मीद करेगा वहां जाकर के सारे नंबर लेके आए। अब इस क्वेश्चन में तो कोई ऐसी खास बात है ही नहीं, तो सब कुछ वैसे ही है बेटा, तो इसमें कोई ऐसा भी टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि जिसको मैं आपके लिए कहूं कि बेटा कुछ नया पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन में। फटाफट करें। 11 नवंबर 2017 को लिक्विडेशन हुआ, तो यानी कि 11 नवंबर 2016 इसकी 12 महीने की डेट है। तो 11 नवंबर 2016 की अगर मैं बात करूं, 11 नवंबर 2016 की, तो भाई कौन कौन फंसेगा सर, फिर बच गया पहले वाला। बेटे देखो मैं आपको कोई भी चीज रटने वाली नहीं बोल रहा ना, मैं ऐसा बोल सकता, क्योंकि ऐसा बोलना टीचिंग प्रोफेशन के खिलाफ है, लेकिन स्मार्ट वर्किंग मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होगा, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा,
ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रिदम मत बना लेना कि सर अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले वाले को छोड़ दूंगा और बाकी को पकड़ लूंगा। नहीं भाई ऐसा मत कर लेना, ठीक है ना। तो मैं पहले से हाथ खड़े कर रहा हूं, नहीं भाई ऐसा कभी मत करना, ठीक है। सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि हाँ भाई ऐसी चीजें अक्सर अक्सर क्वेश्चन में ऐसी चीजें मिलेंगी। तो आप अगर कभी कभी किसी कैलकुलेशन फंस जाओ तो थोड़ा सा इस चीज पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। आइए जरा, तो ये तो हो जाएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है जी ऐसा जो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज वाला है? बस जी, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए थे अब वो आपके यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कोमल का, सर कल क्लास है? तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल कल क्लास हो। कल क्लास किस चीज की हो? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। मंडे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर? पार्टनरशिप। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे बेटा? पार्टनरशिप। ध्यान रखना, एक मिनट में देखो जरा, यहाँ पे मैंने सिलेबस आपके लिए रख रखा होगा, जरा मैं एक बार खोल लूं आपके सामने। कहाँ गए सब पेज? चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर वो वाली फाइल नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो ध्यान से बेटे। होता क्या है, हम लोग ना आगे बढ़ते जाते हैं और पिछला भूलते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कल एक रिवीजन सेशन रखते हैं, रिवीजन क्लास। रिवीजन में क्या क्या होगा जी रिवाइज? अभी तक का हमने जितने भी 3 चैप्टर्स हमने पढ़े है ना, कौन कौन से चैप्टर पढ़े? हमने पढ़ा सबसे पहले ईसोप, फिर हमने पढ़ा बाईबैक एंड डिफरेंशियल राइट्स, है ना। हाँ 9 बजे का टाइम करूंगा कल का, हाँ कल का मैं 9 बजे का टाइम करूंगा बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे बहुत है रिवीजन के लिए। अच्छा संडे छुट्टी होगी, डोंट वरी। मैं तो कल की भी छुट्टी करता, पर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं बच्चों को कहीं नुकसान ना हो जाए, रिवीजन क्लास जरूर होनी चाहिए। होता क्या है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पिछले वाला भूलते जाते हैं। और ये जो क्लास होगी कल की हमारी, वो ध्यान रखना, वो कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी। इन तीनों चैप्टर का हम रिवीजन करें तो कैसे करें? तीसरा चैप्टर हमने कौन सा किया बेटा? लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। 3 चैप्टर हैं हमारे जो अभी तक हमने किए हैं। और ध्यान रहे बेटे, मंडे को हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहा है, वो है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप खत्म करने के बाद हमारे सारे एक तरफ से कंपनी के चैप्टर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, पार्टनरशिप खत्म होने के बाद हमारे सारे के सारे कंपनी वाले चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ क्लास को ओवर करना चाहता हूं। कल की क्लास हमारी 9 बजे से होगी, 9 से लेके 11। टन 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 टाला, टन टन तारा। कल है बैच 9 से 12, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में बेटे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपने डाउट्स भेज देना। क्या? डाउट्स भेज देना। तो मैं कोशिश करूंगा पहले उन पॉइंट्स पे ज्यादा आपसे डिस्कशन करूं। और मे बी कि शायद कल हमारी क्लास हम लोग यूट्यूब पे लें। मैं देखता हूं, भी बात करता हूं, कल हम लोग शायद रिवीजन अपना यूट्यूब पे लें। ध्यान रहे वो क्लास उसके बाद में प्राइवेट हो जाएगी, वो पब्लिक नहीं रखेंगे। तो रिवीजन का फायदा उसी को होगा जो बच्चा टाइमली रिवाइज करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं देखता हूँ टेक्निकल टीम से बात करके कि अगर हम लोग यूट्यूब पे कर सकते हैं तो यूट्यूब पे कर लेंगे रिवीजन। सर होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 31, 32, 5 है ना? हाँ बेटा, अब तो बेटे सारे बचे हुए क्वेश्चन सारे होमवर्क में है। और जिसको भी कोई डाउट रहे जरा सा बेटे तुरंत व्हाट्सअप कर देना। 11 बजे के बाद मेरे पास व्हाट्सअप अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आप प्लीज भेज देना। चलिए मिलते हैं, ओके देन, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।